अजय जी की आवाज आई है होना? नहीं, अलीपुरिया जी की हले भी आवाज नहीं आ रही। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। लगा रहे कर रहे इंतजाम हो रहे हैं। अजय जी की आवाज कर रहे इंतजाम। लो जी गुरु जी, आप सबको नए साल की शुभकामनाएं और गुरु जी को प्रणाम। आज का प्रोग्राम हम हर साल करते हैं, लेकिन इसको ब्लेसिंग के रूप में रखते थे। इस बार हमने इसमें बहुत कुछ ऐड कर दिया, गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी। क्यों? क्योंकि दिन एक ऐड हो गया। हम अगर देखें 365 दिनों में से एक दिन तो हमारा जा चुका है, वो कल, वो हमने फिटनेस के ऊपर यूज किया। तो आज हम फर्स्ट डे हमने कहा कि इस बार गुरु जी का जैसे हम बजट पे पहला प्रोग्राम करते हैं, ऐसे ही हम जो ईयर का पहला प्रोग्राम है प्रोफेशनल, वो भी गुरु जी के साथ करें। रादर नॉट गुरु जी के साथ, बहुत ही गुरुज इन द प्रोफेशन, चाहे वो टैक्स गुरु हैं, चाहे वो जीएसटी गुरु हैं हमारे अशोक बत्रा जी, वो भी थोड़ी देर में हमारे साथ ज्वाइन होंगे। मैं आप सबका सीए एसोसिएशन की तरफ से, वॉइस ऑफ सीए की तरफ से, जीएसटी एंड टैक्सेशन बार की तरफ से, ये मेनली 3 प्लेटफॉर्म है जिसके बेस पे हम ये सारे प्रोग्राम पूरे साल करते हैं। तो इन सब की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूं और मैं शुक्रगुजार हूं कि हमारी मास्टर ब्रेन टीम जो हमें टेक्निकल सपोर्ट और ये जूम सपोर्ट जिनकी हमें रहती है। संजय जी आज मेरे ख्याल में आउट ऑफ स्टेशन है, वो हो सकता है थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन संजय जी का बाली बार्स, वो जैसे गुरुजी मेरे को करता कहते हैं, ये संजय जी का प्रोफेशनल करता ऋषभ अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुका है। और पैनलिस्ट में गुरुजी तो है ही, उसके अलावा हमारे साथ गौरव जी, अजय अलीपुरिया जी, भूपिंदर दीक्षित जी और राकेश सोनी जी, देन शालिनी जी, अश्विनी जी, और भी सिद्धांत पाठक जी भी हमारे साथ आ चुके हैं, और रणदेव साहब, नीलकांत जी, और किसी का नाम छूट गया हो तो मुझे क्षमा करना। बाकी अभी पैनलिस्ट एज वेल एज अटेंडीज एट प्रेजेंट हमारे सिर्फ जूम पे ही 128 अटेंडीज जुड़ चुके हैं, अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब वो भी लाइव है। ये भी ड्यू टू कंफ्यूजन है, हो सकता है आधे और 15 मिनट में, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं कि वो जूम पे क्रिएटेड आईडी था 12:30, लेकिन वैसे मैं सर्कुलेट कर रहा था 12 बजे का। हो सकता है कुछ एक कंफ्यूजन हो, वो बड़ी जल्दी हमारे साथ ज्वाइन कर जाएंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का हमारा टॉपिक ही यही है कि एक तो गुरु जी से ब्लेसिंग लेनी है कि प्रोफेशन के जो चैलेंज हैं 2023 में, ये पिछले साल से, जैसे मैंने कल भी सबको कहा था कि सिर्फ अंक ही नहीं बदले हैं, अंकों का टोटल भी बदला है, हमारे ग्रह चाल भी बदली है, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोफेशनल जो हमारी दिक्कतें हैं, जहां डिफिकल्टीज हैं चाहे अपॉर्चुनिटीज हैं, वो सब कुछ बदलेगा। तो उन सबको हमने कैसे टैकल करना है, ये हम आज गुरु जी से सीखेंगे, ब्लेसिंग्स के रूप में भी। और गुरु जी से ये भी सीखेंगे कि जो नया सर्कुलर डिपार्टमेंट में जान फूकने के लिए निकाला है सरकार ने, हालांकि उनकी 26% टैक्स कलेक्शन अप है लास्ट ईयर से, एडवांस टैक्स की बात कर, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं, इवन दो उनको अपनी जेबें भरने के लिए डिपार्टमेंट की जो ऑफिसर्स हैं, इसके लिए और कोई सर चिंता नहीं किया करो, मैं मोदी जी को भी यही लिख रहा हूं कि मतलब उनके लिए जो सर्कुलर निकाला है कि ताकि मतलब 26% अप, जबकि लोग सेल्फ कंप्लायंट से टेरर कम्युनिटी की तरफ हम जा रहे हैं जो पहले होता था, तो वो क्यों इसकी जरूरत पड़ी। और उसमें जो प्रोविजन है डाउन दी लाइन सर्वे की प्रोविजन अभी वो सर्कुलर के माध्यम से आ गई है। इसके रिगार्डिंग में चीफ कमिश्नर साहब से भी मिला था, उनको रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने कहा कि आप हमें रिप्रेजेंट कीजिए। मैंने उनको कहा कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी कि आप छोटे व्यापारी को टेरर कर रहे हो, तंग कर रहे हो, जबकि 115 बीबी जैसी घातक प्रोविजन आज भी हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लॉ में है, जिसमें ये क्लैरिटी नहीं कि आपका सर्वे करने वाला ऑफिसर कहता है कि जी आप नॉर्मल एक बार सरेंडर कर दो, आपको जान छूट गई, लेकिन जान उसकी छूटती नहीं, 87% में पकड़ी रहती है। तो लिटिगेशन का घर है ये, अगर वो सर्वे करेंगे। लिस्टें तैयार हो चुकी हैं डिपार्टमेंट की, आप सब जानते हैं कि लिस्टों में कैसे वो करते हैं, तो मैं उस पर ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन इसके लिए मैं गुरुजी को कहूंगा कि सर्वे की प्रोविजन हमें बताएं और हमारी रिक्वेस्ट जरूर, जब भी इनकी कभी इंटरेक्शन हो डिपार्टमेंट में, वो हमारी आवाज उन तक पहुंचाएं। मैंने ट्वीट भी किया है प्रधानमंत्री जी को
कि इट इज ए हरासमेंट टू द स्मॉल टैक्स पेयर्स कि आप इसको दोबारा रिव्यू करें जो री इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वे प्रोविजन आई हैं। तो इसके अलावा बजट में जैसे सीएनबीसी पे चर्चा होती है कि हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बार क्या आना चाहिए, हम गुरुजी के मुख से सुनना चाहेंगे विद इन द लिमिट जो ये बता सकें जिसपे इनकी ट्रांसपेरेंसी प्रोविजन ना लगती हो कि क्या हम एक्सपेक्ट करें कि बजट में इस बार क्या आने वाला है, क्योंकि इस सरकार का इस टर्म का ये लास्ट बजट है। अगली बार वोट ऑन काउंट आना है, उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नॉर्मली नहीं आती। इस बार हम मान के चल रहे हैं कि ये बजट बड़ा बजट होगा और डिटेल्ड बजट होगा। इन सभी शब्दों के साथ मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और गुरुजी को प्रणाम करते हुए गुरुजी को विनती करूंगा कि वो हमें एनलाइटन भी करें, ब्लेस भी करें। तब तक बत्रा जी हमारे साथ ज्वाइन करते हैं। प्रणाम मेरे सारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई बहन सामने मेरे बैठे हैं, सबको मेरा प्रणाम और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे सबसे पहले आपको अच्छी सेहत दे, उसके बाद आपको सुख शांति रखे। भगवान पैसे ऊपर देने वाला पैसा सबको देता है, लेकिन सेहत को रखना ठीक आपके हाथ में है। तो जरा उसको जरूर अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल मैं सेहत के बारे में ज्यादा बात करने लग गया हूँ, क्योंकि बाकी हमारे हाथ में कुछ रहा नहीं है डिपार्टमेंट वाली बातें। मैं अब आपको ये बता रहा हूँ, 2 जगह 3 जगह बड़ी सर्दी, एक ही जगह बहुत सर्दी पड़ रही है, बाकी कहीं नहीं पड़ रही। एक लगता है लुधियाना में, क्योंकि वो अश्विनी गुप्ता जी ने भी कैप पहनी हुई है, दिनेश शर्मा जी ने भी पहनी हुई है, शालिनी जी भी पहनी हुई है। तो और कहीं लुधियाना में कहीं सर्दी नहीं है, फिर ख्याल वही सर्दी है या समझ में नहीं आई। और जितने भी अमृतसर में सबसे ज्यादा सर्दी होती है, गौरव जी ने अमृतसर में बहुत सर्दी है सर, बस कंपटीशन चल रहा है अमृतसर लुधियाना का। हाँ, चार्ली जी ने भी पहनी है, अश्विनी जी ने भी पहनी है। अरे वो मैंने कहा पता नहीं क्या, मुझे भी ठंड लगने लग गई थोड़ी सी। तबीयत खराब चल रही है। चलिए अब मैं आपको एक चीज बताऊं सर जी, ये जब भी हम बात कर रहे होते हैं जूम में और आपके वीडियो वो करा होता है, तो थोड़े से शब्दों को संभाल के बोलना चाहिए। अश्विनी जी, बात आप कह रहे हैं, जो आप बात कह रहे हैं वो सब उसको तरीके से भी हम बोल सकते हैं, लेकिन ये कहना और ये भी आप कहना कि उनके पास पावर नहीं थी, पावर तो ऑलरेडी है। वो तो एक ऑर्डर डाला है, आप सर्कुलर कह रहे हैं, सर्कुलर नहीं है, ये ऑर्डर है, इंटरनल ऑर्डर है, डिपार्टमेंट का ऑर्डर है। पहले उन्होंने क्या किया हुआ था कि लिमिट कर दिया था कि इन्वेस्टिगेशन विंग ही सब कुछ सर्वे करेगा, बाकी वाले नहीं करेंगे। लेकिन आपको पता है इतना बड़ा वो है और इन्वेस्टिगेशन विंग के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, और छोटे छोटे जो लोग हैं जैसे ये कह रहे हैं अश्विनी जी, लेकिन सर पावर लेना सर्वे करने के लिए जब भी की जाती है, मानता हूं कि आपका ये 78% टैक्स लग जाएगा अगर सर्वे के टाइम पे अगर करेंगे तो 78% है। उसके बारे में 115 बीबी के बारे में हम बहुत कुछ बात कर चुके हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्यों ये रखा गया। क्योंकि मुझे याद है जब जेटली जी ने पहली बार रखा था तो ये कहा था 1 या मैक्सिमम 2-3 साल रखेंगे, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन का इफेक्ट है, उसको देखिए। अब तो केस भी जीत गए डीमोनेटाइजेशन का। अब क्यों ये सोच रहे हैं इसको तो ठीक कर दे, क्योंकि ड्रेकोनियन लॉ है, नो डाउट। 115 बीबीई 78% टैक्स लगाता है, और फिर वो इनकम आपने नहीं दिखाई तो 10% पेनल्टी भी लगाता है। और देन इफ इट इज ए सर्च केस, इस केस में तो मिनिमम इवन इफ यू सरेंडर 78 + 30 108% है, एंड इफ यू डोंट सरेंडर एंड लेटर ऑन द असेसमेंट इज डन, the 78% 60% penalty 138%. I've told them several times, but some or other it is appealing to them, it is beneficial to them, they are continuing it. लेकिन let me tell you, कुछ ना कुछ होगा। बात चल रही है, everybody is saying that this is not done, that you are charging so much of amount. पहले तो इससे कम हुआ करता था, at one time ये सर्च केस में you pay 60% and nothing was there. उसके बाद कोई पेनल्टी नहीं थी, और even 271(c) when it was there, the maximum marginal rate was 30% plus normal penalty used to be levied was 100% and not 300%. Let's see what has happened. लेकिन मुझे जो डर लग रहा है सर, सबसे पहला जो मैं आपको बताऊं, ये they are shifting to new regime. ये कोशिश कर रहे हैं कि ओल्ड regime खत्म कर दी जाए and we should go for new regime in case of individual.
But in case of a company, we have no problem. We have no problem because everyone is looking for 22% plus surcharge plus 22% or 15%, because now there is no limit. And secondly, the deductions are almost gone. The deductions are ATI, VAT, they are not there much, and people are interested to go for that because there is no MAT provision also there. There is no MAT provision also there in case of 115 BAA or even BAB. But as regards individual and HUL, मुझे बहुत डर लग रहा है ये सेकंड regime में चले गए, न्यू regime में चले गए तो we are going to have tough time. क्यों tough time कह रहा हूँ? The purpose is, let me tell you that we don't have a social security in this country. We want to save and we are in the habit of saving. But that should not exploit us that if we are in the habit of saving, they करेंगे. They are going to go away with it. पूरा chapter 6A चला जाएगा. That means all that saving under 80C or that premium paid under 80D or maybe the deduction on account of 80TTA 10,000 or 80TTB 50,000 on account of interest and many other deductions. ये अगर सारी की सारी चली गई तो सबको नुकसान होने वाला है, क्योंकि अभी तो हम बाई हुक और बाई क्रुक कर लेते हैं, सेविंग कर लेते हैं, 1.5 लाख का कोशिश करते हैं कि डिडक्शन मिल जाए, यू भी मिल जाए और मेडिकल भी हम अपना कराते हैं ताकि 50,000 दे के कम से कम अपने आप को सेफ्टी रखी, सिक्योरिटी रखी से मेरे जैसे को तो और भी नुकसान होने वाला है। सीनियर सिटीजन को एक तो वो 50,000 रुपए डिडक्शन मिलती है इंटरेस्ट की, और मेरे जैसे को 3 लाख की डिडक्शन 80 QQB में भी मिलती है। ये ऑथर ऑफ द बुक 3 लाख वहां भी चला जाएगा। तो न्यू रिजीम जो है मे बी गिविंग यू ए बेनिफिट लिटिल बिट जो इनिशियल स्टेज पर, लेकिन हम लोग जो बैठे हैं मोस्टली 10 लाख से ऊपर अगर रिटर्न दिखाएंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। लेट मी टेल यू, ये कोई फायदेमंद नई चीज नहीं है, कंट्री के लिए ठीक नहीं है। मैं उनको आज भी बोल के आया हूं थोड़े दिन पहले, ये कंट्री के लिए ठीक नहीं है। नहीं सेविंग तो सब करेंगे, अपने आप जमा कराते हैं, पीपीएफ में रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा सर आप भी कराते हैं और आपने अपनी लिमिट को 5 लाख करवा लिया प्रोविडेंट फंड का और या उसका, तो क्यों कराया? ये इसीलिए कराया ना कि सेविंग का हो जाता है, और आप हमें कह रहे हैं कि ये हटा देनी चाहिए। आई डोंट एग्री, क्योंकि आपको पता है वी कैन कंट्रीब्यूट ओनली अप टू 2,50,000 although we get a deduction of only 1,50,000, but maximum contribution is up to 2,50,000. If you contribute more than 250, then the interest on that part, interest on above 2,250 is fully taxable in our hand. Am I right? For us it is 250 and for government it is 5 lakh. मैंने कहा अपने लिए 5 लाख किया तो सेविंग के लिए तो किया था, ठीक है 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन मिलता है, लेकिन 5 लाख का करके जो इंटरेस्ट माफ होता था, जो आपने आपको कंट्रीब्यूशन किया एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, उसके ऊपर इंटरेस्ट माफ होता है फुल एग्जेम्प्ट। तो मैं कहा उसका फायदा तो आप ले रहे हैं ना, हमें तो 2.5 लाख कहा, आपने 5 लाख किया हुआ है अपने लिए। नहीं वो तो उसमें हमारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं होता, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं होता। मैं कहा ये क्या मतलब है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं होता? चार्टर्ड अकाउंटेंट के कौन से कंट्रीब्यूशन होते हैं? वो तो बेचारे पीपीएफ में ही जाते हैं, और पीपीएफ तो 1,50,000 से ऊपर है ही नहीं। तो मेरा पॉइंट ये कहने का है कि दैट आई एम रियली वरीड कि न्यू रिजीम ना कर दे, कंटिन्यू करें, आई हैव नो प्रॉब्लम, लेट देम कंटिन्यू। कर सिंप्लीफिकेशन की वजह से कह रहे हैं नो वी शुड नॉट हैव 2 टाइप ऑफ स्कीम, वी शुड हैव ओनली 1 स्कीम। But when you have already given an option, why you are withdrawing that option? Let it continue if you want. But please, I'm again telling them, बार फिर जाऊंगा एक बार कि कम से कम अगर करना भी है नए रिजीम तो चैप्टर 6 से कि 2 डिडक्शन को जरूर देना चाहिए, एक वही 80C वाली और एक 80D वाली जो प्रीमियम की है, मेडिकल प्रीमियम। अगर नहीं देंगे तो ये अच्छा नहीं होने वाला। लेट्स सी, वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है इसी चीज में। कंपनी के लिए बहुत अच्छा है, कंपनीज आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट 22% प्लस 10% प्लस चार्ज, सब कुछ ठीक है कंपनी की। कंपनीज हैप्पी, द न्यू कंपनीज आर आल्सो हैप्पी, कॉर्पोरेट में तो कर दिया। लेकिन ये मुझे मत कहना कि सर वहां पर 25% है तो फर्म के केस में भी 25% होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। प्लीज डोंट टेक इट, because once company pays tax,
whatever is left with the company, if they distribute dividend, they have to pay tax on that. Whether the now it is the recipient which has to pay tax. Earlier company used to pay tax, लेकिन double tax तो है ही. First company pays, now whatever dividend you receive, you pay tax on that. Whereas in the case of firm and LLP, once you pay 30% for whatever surcharge, etc., the entire amount left with you is fully exempt. So why should they give you that benefit unless and until this 30% tax rate, which is the highest rate, is reduced for all others also, which is very unlikely. बहुत unlikely है कि 30% का रेट कम कर दे, ये हो ही नहीं सकता. एक तो बड़ा बेड़ा गर्क कर दिया वो सरचार्ज लगाकर, और कितनी मेहनत हमने करी कि कुछ चीजों पर सरचार्ज इज नाउ नॉट मोर देन 15%. पहले तो सरचार्ज 15% से ऊपर ही होता था, कभी अगर 2 करोड़ से ऊपर है. सो मेरे को आप नुकसान हो रहा था. तो नाउ एटलीस्ट ऑन डिविडेंड, on long-term capital gain, any kind of long-term capital gain, please. Now the surcharge cannot go beyond 15% if your total income exceeds 2 crore. वो तो ठीक है, 2 करोड़ से नीचे तो पहले भी surcharge था. I have no objection, but at the same time they should see to it that surcharge is not increased. Rather वो reduce करिए, वो 37%. मैंने आपको बताया वो 37% हुआ क्यों था. What was the reason of doing 25% and 30%? सोनी जी बात क्या हुई, रखे सोनी जी की बात कर रहा हूं मैं. बात क्या हुई कि दे हैड टोल्ड अस कि वी वांट टू इंक्रीज द रेट ऑफ टैक्स, हाईएस्ट स्लैब. वो कह रहे हैं, मैंने कहा सर पहले ही आप 97.5% किसी जमाने में टैक्स होता था. फ्रॉम देयर यू हैव ब्रॉट डाउन टू 70 to 60 to 50. फ्रॉम 40 it has come down to 30. And you see how much revenue has gone up. How much collection has gone up by 30%? People want to pay tax. ऐसा है, अब जमाना बदल गया. They want to pay tax and have peace. So don't increase it. और फिर वही है, अब अमीर आदमियों को लिए पैसे टैक्स मांगते हैं, औरों से तो और कुछ नहीं हो रहा. सर 10 लाख से ऊपर की जो रिटर्न है, टोटल 1.5 करोड़ रिटर्न है, अबाउट 10 लाख. इतने तो सीए भी हैं जो हैं जिनकी इतनी आमदनी होगी, लेकिन रिटर्न सिर्फ 10 लाख के ऊपर 1.5 करोड़ की रिटर्न टोटल आती है. अब अंदाजा लगाइए. वो कह रहे थे और फिर उन्हीं को टैक्स लगाते जाओ. सर 15,000 इंडियंस हैव टेकन रेजिडेंटशिप आउटसाइड इंडिया. दे हैव बिकम नॉन रेजिडेंट. मैंने कहा वो नॉन रेजिडेंट बन गए हैं. वो कह रहे किस वजह से बन गए. मैंने कहा आपका ईडी, आपका ब्लैक मनी एक्ट, आपका बेनामी एक्ट. वो डरते हैं, और ईडी से तो इतना डरते हैं, वो कहते हैं भाई इस कंट्री में अब रहना मुश्किल है. 15,000 लोग टॉप के हैं, टॉप के. दे हैव टेकन सिटीजनशिप एंड बिकम नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया. सर व्हाट आर यू डूइंग? यू आर लूजिंग मनी एंड यू आर लूजिंग योर कैपिटल. हमारे यहाँ कन्वर्टेबिलिटी है, हमारे यहाँ बना बाहर जा सकता है. व्हाट आर यू डूइंग? लेकिन अभी तक उनके समझ में नहीं आया. कहते हैं जो बेईमान है चले जाए तो अच्छा है. अरे वो बेईमानों से तो कमाई हुई है, चले जाएंगे तो वो कैसे होगा? अगर आप सब कुछ ही दे देंगे टैक्स में तो बचता क्या है? सही पूछो तो वो ही उनको भिजवाएंगे. तो ये कैसे होगा मेरे समझ में नहीं आया. बट आई हैव बीन टेलिंग देम देखेंगे. क्या हुआ क्या उस वक्त कि उन्होंने कहा जी हमने टैक्स बढ़ाना है, रेट बढ़ाना है. हमने कहा जी नहीं. फिर बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ तो हमने ये कहा कि यू कैन इंक्रीज 30% to 35% only for those who have any income above 3 करोड़ या 2.5 करोड़ या 5 करोड़. ये आपकी मर्जी है, वो देख लेना. लेकिन दैट शुड बी अबाउट दैट अमाउंट. नीचे वालों को छोड़ दीजिए. एग्री कर लिया गया. अमाउंट मैं नहीं बताऊंगा क्या हुआ, एग्री हो गया. बजट बन रहा था और उन्होंने 35% कर दिया था अबाउट ए सर्टेन लिमिट. मे बी 2 करोड़, मे बी 3 करोड़, वॉट एवर, 4 करोड़. 30% के ऊपर कह दिया, इतने के ऊपर 35% होगा. सरचार्ज उतरे रहेंगे. ये हुआ. अश्विनी जी रात को 12 बजे बजट को रोक लिया गया प्रिंट करने से. ऑलरेडी डन 35%. टेलीफोन आया, क्या हुआ कि सर ऐसा है, किसी ने बता दिया भूपेंद्र जी कि जो 5% आपने बढ़ाया है इनकम टैक्स, वो तो शेयर हो जाएगा बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट को तो बहुत थोड़ा मिलेगा, बाकी तो 2/3 तो स्टेट गवर्नमेंट ले जाएंगी. तो व्हाट इज द एडवांटेज? बदनामी आपकी, ले गए स्टेट गवर्नमेंट वाले. तो इसलिए क्या किया
सिद्धार्थ पाठक जी क्या किया उन्होंने, ध्यान से सुनिए, रोक लिया गया बजट को और उन्होंने कहा सरचार्ज लगा दीजिए, क्योंकि जो सरचार्ज है वो इंटायर अमाउंट गोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, whereas if it is income tax it goes both to central government and state government, and इसलिए वो सरचार्ज लगाया गया about 2 crore 25%, about 5 crore 37%, ताकि सारा का सारा बदनामी ली है तो फिर तो पूरा अपने आप को मिलना चाहिए ना, तो इसलिए ये सरचार्ज लगा था जो 37% तक गया। तब हमने बहुत शोर मचाया था। तो कुछ आइटमों पे सरचार्ज उन्होंने लिमिट कर दिया, नॉट मोर देन 15%। आपको पता ही है, डिविडेंड पे लिमिट किया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे लिमिट किया, पहले तो 112A के लिए था, अब तो पूरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 15% सरचार्ज कर दिया गया। तो ऐसी बात नहीं है, गवर्नमेंट सुनती है, लेकिन एट द सेम टाइम रेवेन्यू चाहिए, उनको रेवेन्यू चाहिए तो करते हैं। और अभी भी रिटर्न वही 7 करोड़ के करीब जाती है, जिसमें 1.5 करोड़ रिटर्न ऐसी है जिसमें 1 रुपया भी टैक्स नहीं मिलता, 1 रुपया भी नहीं मिलता, वो तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए भरी जाती हैं। और बाकी रिटर्न आपको बता दिया, कोई 5 लाख से नीचे वाली है वो भी माफ है। वेलकम सर अशोक बत्रा जी, हैप्पी न्यू ईयर आल्सो टू यू सर। सर नमस्कार, अशोक बत्रा जी ने ज्वाइन किया तो मुझे तो वेलकम करना उनका जरूरी है। तो सर, सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से दैट they have to collect revenue. I am not denying that fact, but people have become honest these days. Honest दिल से नहीं हुए, मजबूरी से हुए, ये भी मैं आपको बता दूं। दिल से तो कोई ऑनेस्ट होना नहीं चाहता, मजबूरी से तो ऑनेस्ट हो ही रहे हैं, ऑटोमेटिकली कहते हैं यार जान छुड़ाओ, टैक्स दो जान। लेकिन अभी मुझे और समझ में लग आ रही है कि कैपिटल गेन में भी बहुत चेंजेस करने वाले हैं, बड़ा नुकसान होने वाला है। हो सकता है सेक्शन 54 खत्म हो जाए, सिर्फ एक ही सेक्शन रह जाए जिसे रोल ओवर कहते हैं। जितना कैपिटल गेन हुआ पहले, अब तो क्या थे 54 में यू कैपिटल गेन कोई इन्वेस्ट करना होता था फॉर क्लेमिंग बेनिफिट अंडर 54 फॉर बाइंग अनदर हाउस प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्टिंग अनदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, बट ओनली कैपिटल गेन। बट 54F अलग था, you sell anything other than residential house property, invest the entire sale proceeds or net consideration price in the residential house property, provided you don't own more than one house property at that time. So you were to getting full amount of deduction or exemption, और नहीं तो proportionate मिलती थी। मैं ठीक कह रहा हूँ सर अतुल जी, मैं ठीक कह रहा हूँ जी। लेकिन अब सबके लिए 54F ही हो जाने वाला है, मतलब रोल ओवर। जितना पैसा लगा दोगे पूरा का पूरा लगाओगे तो 100% एग्जेम्पशन ले लो, कैपिटल गेन की नहीं। If you invest the entire net consideration price, you get 100% exemption of capital gain. Conditions are going to be same. You buy a property, residential property, sell anything, maybe building, residential, anything you buy. But entire consideration price invested, you get full exemption. If the only 80% investment consideration price invested, you will get 80% reduction, exemption. ये बहुत जोर से सोच रहे हैं। और दूसरा, पुराना सिस्टम फिर ला रहे हैं, क्योंकि अश्विनी जी को हमेशा होता है ओल्ड इज गोल्ड। वो क्या लाने के कोशिश में है कि पहले इंडेक्सेशन वाला जो बेनिफिट मिलता था, उससे पहले क्या होता था, यू क्लेम द टैक्स रेट इज 50% और वॉट एवर इज इट। फिर वो इंडेक्सेशन के ऊपर डिस्कशन हो रहा है कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए हटाओ वर्ड, ये भी बहुत बड़ा डिस्कशन हो रहा है। मैं कुछ कह नहीं सकता उनके दिमाग में क्या बैठा है, लेकिन उनके दिमाग में ये है, ये कहते हैं सिंप्लीफिकेशन, मुझे नहीं समझ में आता कौन सा सिंप्लीफिकेशन ये कर रहे हैं। यू हैव ऑलरेडी नोटेड सेक्शन 9B और 45(4) लाए, ये क्या सिंप्लीफिकेशन के लिए लाए थे पार्टनरशिप का? कितना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया 45(4). 9B तो सिंपल है, लेकिन 45(4) को कितना कॉम्प्लिकेट कर दिया। What are they looking for? I don't know. जितने भी देखो सब जगह चेंजेस ही चेंजेस। अभी आपने पिछले साल देखा सेक्शन 1023C में कितने प्रोवाइजो डाल दिए, क्योंकि वो लेवल प्लेइंग फील्ड करना चाहते थे। 11, 12, 13 का था, तो वो उसमें काफी प्रोविजन है जो 1023C में नहीं थे। ये मैंने पॉइंट आउट किया था बहुत दिन पहले, 1.5-2 साल लगाए उन्होंने, और जितने भी प्रोविजन थे 11, 12 के जो 1023C में नहीं थे, उनको वहां पर डाल दिया गया। क्योंकि सेक्शन 10 क्लॉज 23C था, तो सब क्लॉज तो नहीं डाली, 23 प्रोवाइजो डाले हैं उसके अंदर, 23 प्रोवाइजो, साथ में उसके नीचे कई एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 10 के।
जब ये बिल आ गया, उसमें अभी भी एक गलती है, जब आ गया तो मैंने कहा कर क्या रहे हैं सर, ये काम करिए कि सेक्शन 11, 12, 13 है और 10, 23C 4, 5, 6 से सिमिलर लाइन हो गई है, एक ही सेक्शन क्यों नहीं कर देते, खत्म करो ना, दो करीब उधर भी देखे इधर भी पड़े और कौन सा, और सब कुछ सेम। सर करेंगे, शायद इस बार कर दे, शायद इस बार सेक्शन 10, 23C और सेक्शन 11, 12 मर्ज करके दोनों का एक सेक्शन कर दे। कहा तो था, कहा भी उन्होंने लास्ट टाइम कि हम कर देंगे नेक्स्ट टाइम, अभी तो हमें समझ में आना शुरू हुआ है, उनको तो समझ में भी नहीं आता था ये है क्या, उनके पल्ले नहीं था कि ये चैरिटेबल ट्रस्ट के सेक्शन क्या है। दो चीजें तो किसी को कुछ नहीं आती, हमें भी नहीं आती ज्यादा, एक चैरिटेबल ट्रस्ट और एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, दो टॉपिक तो इतने कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम है उसमें मैं बता नहीं सकता। बट चैरिटेबल ट्रस्ट को अभी भी 10, 23C और 11, 12, 13 में फर्क है, और एक फर्क है वो जो एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 11 के नीचे कि भाई वो जो हम कहते थे वी कैन एक्यूमुलेट एंड कैन गिव दैट वी विल अप्लाई नेक्स्ट ईयर, या if there is an income which has not been received, we can give an undertaking under Form 9A that I'll apply this income in the year in which I receive it or year following that. वो वाला प्रोविजन 1023C में नहीं है, बाकी सब प्रोविजन आ गए। किसी जमाने में तो 1023C में कॉर्पस डोनेशन भी माफ नहीं था 1023C में, अब तो वो भी आ गया, सारे प्रोविजन आ गए, वो भी आ गए कि आपको रिटर्न लेट फाइल करोगे तो 1023C भी नहीं मिलेगा जो पहले मिलता था। पहले सिर्फ फाइन लगता था, 1023C में लेट रिटर्न होती थी, डिडक्शन एग्जम्पशन मिलती थी, वो भी आ गए, वो भी 85%, 15% वाला आ गया। पहले तो लिखा था आपको 85% खर्च कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो 11.5 में रखिए, उसमें कोई फॉर्म नहीं था कि आपको फॉर्म 10 भरना है, वो भी सेम कर दिया। तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो मेरे को लग रहा है कि देखिए हो सकता है ये मर्ज कर दे, लेकिन मेरे दिमाग में एक और है, सैलरी वाले को फिर हथियार डालने पड़ेंगे। ये कार वाला जो परपोजिट है, जो 900 रुपया और वो जो आपको पता ही है 2400 रुपया या 1800 रुपया, वो कहते हैं मर्सिडीज कार चलाते हैं और पार्टली ऑफिशियल पार्टली प्राइवेट यूज दिखाते हैं और 3300 रुपये सिर्फ जुड़ते हैं पर मंथ। 39,600 ही तो जुड़े, क्योंकि 2400 रुपये कार का इफ इट इज मोर देन 1.6 लीटर एंड 900 रुपया ड्राइवर का, अगर पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल यूज है, यही है ना सर, अगर मैं गलती में नहीं हूं। इस बार देखना ये बड़ी गाड़ियों के लिए ये परपोजिट की वैल्यू बढ़ाने के पूरे उसमें, और भी कुछ है मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन इसके बारे में बता रहा हूं, ये गाड़ियों के जितने भी सब ने पार्टली ऑफिशियल पार्टली रखाकर एम्प्लॉय को दी हुई है और सबके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, आई एम नॉट वेरी श्योर कि सैलरी में चेंज जरूर आएगा, और ये वाला चेंज आने के बहुत चांसेस है। और तो सारे न्यू रिजीम में तो उन्होंने वैसे ही खत्म कर रखे, न्यू रिजीम में ऑल अलाउंसेस आर ऑलरेडी गॉन, तो वो तो है ही नहीं है। लेकिन ये बड़ा चेंज उनके दिमाग में है और बड़े दिनों से उनके दिमाग में खटक रहा है कि इसका भी हमने करना है। देखिए क्या करते हैं मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये जो सर्कुलर आया है, ये जो सर्कुलर नहीं है, ये वो है ऑर्डर है, एंड दिस ऑर्डर रिलेट्स टू दैट पावर हैज बीन गिवन। देखिए फेसलेस हो गया, अब एओ जुरिडिक्शनल एओ क्या करे, सिर्फ रेक्टिफिकेशन ही करता था, वो कहता मेरे पास तो काम भी नहीं है। और देखिए छोटे छोटे दुकानदार, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी पर्सन, उसके लिए डायरेक्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन थोड़ी सर्वे करेगा, वो कह रहा है सर्च के पास पावर है, उनको दे आर ऑफिसर्स, सो दिस पावर में बी रिवर्टेड बैक, दोनों के पास है, ऐसा नहीं है। वही है कि विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, एओ कैन गो फॉर सर्वे। जो पहले था वो पुराना प्रोविजन आ गया, पहले तो था कि भाई एओ वेओ नहीं कर सकते, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन विंग वाले करेंगे और जुरिडिक्शनल एओ वगैरह नहीं करेगा। लेकिन ये एक ऑर्डर है 22/11 को आया, नो डाउट, इट इज नॉट ए सर्कुलर, दैट ऑर्डर क्लियरली सेज दैट द पावर हैज बीन आल्सो गिवन टू देम टू गो फॉर सर्वे। अब वो जो सर्वे होगा, देखिए वो क्या होगा क्या नहीं होगा वो मैं आपको ये बताऊं, ये सोचकर कि आप क्लाइंट के बारे में ये कह दें कि जी आप अपनी ये जो अश्विनी जी लिखते रहते हैं कि हम उनके ठेकेदार बन जाएं, अपने लिए ठेकेदार बनो सर अश्विनी जी, वो बहुत लोग नोट करते हैं, हु आर यू
If it is client's case, let him represent through their association, through their organizations. And why should chartered accountant? चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी बातें करे कि हमारे लिए क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्यों हम एक्सटेंशन मांगा करते थे, वो यही कहते थे, हाउ आर यू कंसर्न विद एक्सटेंशन, वो करे ना जिनके अकाउंट्स नहीं बनते। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, हमें अपने को थोड़ा सा बचा के रखना पड़ेगा सर। हमारा काम, अब देखिए जो चीज हो गई वो बदलने वाली नहीं है। आप कहेंगे कि सर ये फेसलेस सक्सेसफुल नहीं हो रहा, इसको बारे में मैं कुछ कहूंगा नहीं, तो मुझे भी कुछ रिपोर्टें हैं, लेकिन एक्शन भी बहुत हो रहे हैं वहां पर, ये मैं बता रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी है इसमें, व्हाट यू कॉल, अपील के केस में, कमिश्नर अपील, आपको बड़े बड़े ऑर्डर, बड़े बड़े नोटिस नहीं आ रहे, वो सारी रेजिस्टेंस ही है। हालांकि उनका वो केस तो रूट ठीक कर दिया कि नाउ देयर ऑर्डर विल नॉट बी सब्जेक्ट टू रिव्यू, लेकिन अभी भी रेजिस्टेंस है। और वो रेजिस्टेंस का कारण आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। मैं बाकी इसमें बोलूंगा नहीं, क्योंकि सब ये तो अश्विनी जी तो सीधा ही बोल देते हैं। नहीं सारा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सारा कुछ क्लाइंट करेंगे तो सीए क्या करेगा? क्लाइंट थोड़ी पढ़ा लिखा है कि सर्वे में 87% टैक्स लगना है, अपील क्यों नहीं हो रही, तो सारा कुछ क्लाइंट करेगा तो सीए क्यों गाइड करेगा? यही गड़बड़ करते हैं, क्लाइंट आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो एक एक नहीं, जब भी कहीं जाता है 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंसल्ट करके आपसे बात करता है। आप ये बेकार की बातें करते हैं, इतना बड़ा काम कर रहा है और वो कह रहा है कि क्लाइंट पढ़ा लिखा नहीं है। वो छोड़ दीजिए छोटे छोटे वाले 40 80 वाले, हम उनकी बातें नहीं कर रहे। अरे बड़े क्लाइंट हमसे ज्यादा समझदार हैं, आप ये मत कह देना। ये हमें बेवकूफ बनाते हैं, ये बड़े बड़े क्लाइंट। वो 4 आदमियों से पूछ के तुम्हारे पास आते हैं, उनको पता होता है 4 जगह से बगैर फीस के काम आते हैं, आपके पास करते हैं क्योंकि आपके पास। ये मत कहो, इतना बड़ा बिजनेस जो चलाते हैं ना, उनको सारे लॉ पता होते हैं, लेबर लॉ भी पता है, कंपनी लॉ भी पता। हाँ, वो इग्नोरेंस दिखाते हैं, वो ऐसे भोले बन जाते हैं, कर हमें तो पता नहीं, आप जो कहेंगे हमको। ये मत कहना, अश्विनी जी बुगालते में मत रहना। ये क्लाइंट, मैं भी बिजनेसमैन रहा हूं और मेरे ब्रदर मेरे बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा, वो मेरे से ज्यादा आर्ग्यू करते हैं, मेरे से ज्यादा। वो ठीक है, बात कहना तो मेरा मानेंगे अल्टीमेटली, लेकिन रिस्क टेकिंग उन्हीं के पास है। हम रिस्क नहीं ले सकते, वी आर नॉट, हम बिजनेस नहीं कर सकते, वी आर बिजनेस सोल्यूशन प्रोवाइडर। हम तो डरते ही रहते हैं कि अगर ये होगा तो ये क्लास लग जाएगी, ये पेनल्टी लग जाएगी, ये हो जाएगा। वो रिस्क ले लेते हैं और फिर आपके पास आ जाते हैं, अश्विन जी देखो ना कैसे होगा। तो इसलिए क्लाइंट को बेवकूफ मत समझना, वो सब सोच कर करता है लेकिन आपको बताता नहीं। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि मैं नहीं कह रहा क्लाइंट हमारे ठीक है, वो अन्नदाता नहीं है हमारे, हमने मेहनत करके कमाई है, हम मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करी है। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, वक्त के साथ वक्त की नजाकत देखिए, इंफॉर्मेशन उनके पास बहुत है, तो इसलिए ना कहिए। अब बाकी जो होगा, अब तो बत्रा जी भी ज्वाइन कर चुके हैं, तो फिर बात करते हैं, क्योंकि 12:30 बज गए थे। इसलिए मैंने कहा जो लोगों ने करना और जो क्वेश्चंस आपके होंगे, सर्टेनली आई विल आंसर दोस। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। सर पहले क्वेश्चन ले लें, बत्रा जी से पूछ लेते हैं। बत्रा जी से पूछिए ना, उनका भी क्या प्रोग्राम है। बत्रा सर। हाँ जी सर, मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है, मैं ज्वाइन कर लिया है, मैं साहब को सुन रहा हूँ आराम से, और सर को पहले आंसर कर लेने दो, हम आराम से कर लेंगे, कोई इशू नहीं। सर हमें आप जीएसटी बताना नहीं चाहते इसलिए। नहीं सर, आप पहले बत्रा सर, आप 20-25 मिनट वो जो नई प्रोविजन आई हैं, आप भी एक्सपेक्टेशन बता दो जीएसटी में क्या होनी चाहिए बजट से हमारी, और हम भी कोई रिप्रेजेंट, हम तो आपके पार्ट में तो यही कहेंगे, जीएसटी में जो टेरर प्रोविजन है ना अरेस्ट की, ये खत्म करनी चाहिए। बाद में कोर्टों में जाके सब कुछ रिवर्स हो जाता है। ये अरेस्ट प्रोविजन के कारण इतनी हरासमेंट है कि वो जाके सीधी आपकी बाजू मरोड़ते हैं कि भैया सरेंडर कर दो और हमें दे दो, नहीं तो हम ठोक देंगे। अश्विनी जी, जैसे आहूजा जी कह रहे थे ना, अगर ये अरेस्ट प्रोविजन नहीं होता तो ये जो 1,50,000 की कलेक्शन है ये भी नहीं होती। सर ये गलत कह रहे हो आप, जितनी भी अरेस्ट प्रोविजन है बाकी जाके सब हाई कोर्ट में टूट जाती हैं। आप अकाउंट अटैच करो, सर्वे करो, जो मर्जी करो। अरे अश्विनी जी, आज तक जितने भी अरेस्ट में है उनके तो भी शो कॉज ही नहीं हुए, हाई कोर्ट में टूटने का क्या मतलब है? आप देख लो, जहां तक बेल का क्वेश्चन है, अगर 720 आदमी अरेस्ट हुए हैं तो उनमें से एवरेज पीरियड बिहाइंड द बार इज मोर देन 50 डेज।
सर वो तो हमारा लॉ ही ऐसे है कि वो जब जब पकड़ लिया डिपार्टमेंट ने वो चोर समझते हैं, हाई कोर्ट में चाहे जाके छूट जाओ आप। अगर वो तो लोगों की प्रोविजन है अगर ना सर। आपका कानून ये है तो क्या अदालतों को भी कुछ समझ में नहीं आता? सर समझ की बात नहीं मैं है, एक क्योंकि पर्टिकुलर वो केस की फाइनेंशियल बात पार्ट नहीं है ना करूंगा। सर, फाइनेंशियल मैं पार्ट वो समझते हैं कि डिपार्टमेंट ने पकड़ा है तो चोरी होगा। अश्विनी जी, ऐसा नहीं होता। कोर्ट आपसे ज्यादा समझदार है, और कोर्ट जहां बेल देती है और जहां नहीं देती है, आप उन ऑर्डर्स को पढ़ें और अप्लाई करें। ये टोटली मिसयूज ऑफ द फैसिलिटीज था, मिसयूज ऑफ द लूपहोल्स था। आज वो सिचुएशन नहीं है। अगर आज हम 2022 में 23 में आ गए, आज तो चलो तो 2023 की बात करनी पड़ेगी। 5.5 साल हो गए, तो 5.5 साल में ये जो इम्प्रूवमेंट है सिस्टम में, ये बहुत है। अरेस्ट का पर डर सर ये तो जो होना टैक्स चाहिए। करोड़ आई एग्री विद यू। नहीं 50 करोड़ होनी चाहिए पावर, 25-50 करोड़। 1 करोड़ क्या होती है सर? ये मैं मानने को तैयार हूँ, पर 1 करोड़ कुछ नहीं होती, तो 25-50 करोड़ भी बहुत होती है। इन बिटवीन यू हैव टू फाइंड आउट 5 करोड़ एंड 2 करोड़। 5 करोड़ से नीचे अरेस्ट नहीं है सर, 2 करोड़ से नीचे अरेस्ट है। 2 करोड़ के बाद सर 5 करोड़ तो वो वैसे ही बना देते हैं जोड़ जोड़ के। अरे अश्विनी जी, ये एक मिनट सर, एक बात जो लीगेसी की प्रॉब्लम है। ये एक्साइज डिपार्टमेंट जो है ना, उनको लीगेसी की प्रॉब्लम है। नहीं अश्विनी जी, एक बात बताओ। जो आदमी 5 करोड़ की टैक्स की बात करता है, कांट ही अफोर्ड द प्रोफेशनल्स? जो एडवोकेट हैं, क्या वो बेवकूफ हैं? वो आर्ग्यू नहीं करते? क्रिमिनल केसेस में भी वही आर्ग्यू करते हैं, जीएसटी के केसेस में वही आर्ग्यू करते हैं। व्हाई डू दे फेल देमसेल्व्स? ऐसा नहीं है कि सिर्फ सारा कसूर सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स का है। मैं ये नहीं कह रहा वो दूध के दूल्हे हैं। जैसे सर्वे बता रहे थे कि जो आपकी फेसलेस असेसमेंट है उसके अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं, आई डू एग्री विद दैट। बट सारे बिजनेसमैन दूध के दूल्हे हैं या सारे ब्यूरोक्रेट दूध के दूल्हे हैं, दोनों ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं बैलेंस बनाना उनको पड़ेगा। तो पकड़ो, उनको तो हम कहते हैं, लेकिन पर मतलब प्रोविजन बड़ी होनी चाहिए ना। प्रोविजन की बात कर ले, और इट शुड बी विद द परमिशन ऑफ चीफ कमिश्नर। ऐसे नहीं है कमिश्नर ही खुद लगा हुआ है, चीफ कमिश्नर की परमिशन से होनी चाहिए, अंडर इंटीमेशन होनी चाहिए। इसमें थोड़ा एसओपी बढ़ाना चाहिए ना इनको सर। देयर इज नो डाउट, arrest is a very draconian provision, must be exercised cautiously. Checks and balances are to be placed on record. Bureaucrats should not be able to make use of these provisions just to harass the taxpayer. And the limit for imprisonment should also be increased. But at the same time, if you say कि total provision खत्म हो जाना चाहिए, I don't agree. नहीं ये तो मैंने कहा ही नहीं सर। इट शुड बी इंक्रीज्ड। ये जो बातें हैं, ये चेक्स एंड ये हो रहा है धीरे धीरे। अगर आप देखेंगे, दिस इज ऑलरेडी अंडर कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट। और अभी आप देखिए ना, कितने नोटिफिकेशंस आई हैं या सर्कुलर्स आए हैं, इन सब के ऑब्जेक्टिव्स क्या है सर? ये बता दीजिए ब्रीफ में, और एक्सपेक्टेशन बता दीजिए, फिर क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन करते हैं हाउस सर। चलिए सर, जितने नोटिफिकेशंस आई है, ये नोटिफिकेशन आई है 26/2022, 27, both are dated 26 December. With change in rate of tax 12, 13, 14 and 15, they are all dated 30 December. Then they issued 7 circulars, 183 to 188. All these notifications and circulars have been issued to implement the decisions of the GST Council 48. 48 GST Council में जो डिसीजन लिए गए थे, ये सिर्फ उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और जीएसटी काउंसिल में जो डिसीजन लिए गए, उनके ऑब्जेक्टिव थे टू कर्ब द फेक इनवॉइसेस, टू सेव द लिटिगेशन, द गवर्नमेंट डजंट वांट द लिटिगेशन टू गो अप, टू रिमूव प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, एंड टू एंश्योर, बिकॉज स्टेट्स आर आल्सो इंप्लीमेंटिंग द जीएसटी लॉ एंड दे आर नॉट सो एक्सपर्ट इन द लॉ, so they are issuing the circular so that the state authorities can also understand what are the implications. Otherwise, अगर आप देखें सर्कुलर जहां उन्होंने ये कहा कि टाइम बार्ड पीरियड की डिमांड कंफर्म होगी, उसकी डिमांड कैसे निकालनी है, तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, कई सालों से चलता आ रहा है। लेकिन उन्होंने फिर भी उसका सर्कुलर निकाला क्लैरिफाई करने के लिए, क्योंकि इट इज नॉट फॉर द गाइडेंस ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन बट आल्सो फॉर द गाइडेंस ऑफ द स्टेट अथॉरिटीज। नाउ कमिंग टू द अमेंडमेंट्स व्हिच हैज बीन सजेस्टेड। एक तो अमेंडमेंट उन्होंने की है रूल 8 और 9 में, ये फेक इनवॉइसेस या बोगस फर्म को कर्व करने के लिए है। उन्होंने कहा कि अब आपको मोबाइल नंबर और ईमेल नहीं देनी है, वी विल कैप्चर इट फ्रॉम द पैन नंबर।
So indirectly आपका GSTN registration is now linked with the PAN number. और उन्होंने ये भी कहा है कि जो आदमी आधार ऑथेंटिफिकेशन से नंबर लेते थे उनको अब उसकी फोटो भी देनी पड़ेगी, अपना बायोमेट्रिक चेक भी करवाना पड़ेगा, और दोनों करवाने के बाद भी जरूरी नहीं है, रूल 9 में ये भी प्रोविजन कर दिया, अगर ये भी करेंगे तब भी वो आपकी साइट का फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। सो ये बेसिकली अभी एज ए पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। नोटिफिकेशन नंबर 27 में ये कह दिया गया कि ये जो दोनों अमेंडमेंट्स है रूल्स की, ये अभी सिर्फ गुजरात में लगेंगी। फिर एक अमेंडमेंट आई रूल 12 में, आई विल गो रूल वाइज। वहां उन्होंने ये कहा कि जो लोग रजिस्टर्ड हैं, ये सब प्रोविजन सबको पता है, TDS और TCS के 1 अक्टूबर 2018 से आए थे, तो अगर वो अपना नंबर सरेंडर करना चाहते हैं तो वो अपना नंबर भी सरेंडर कर सकते हैं वॉलंटरली। पहले प्रॉपर ऑफिसर को पावर थी उनका नंबर कैंसिल करने की, दे आर नॉट कंप्लाइंग विद सर्टेन प्रोविजंस, तो अब उनको भी ऑप्शन दे दी गई है। तो मेरे हिसाब से दैट इज वेरी लॉजिकल। इफ I am not liable to TDS or TCS and I want to surrender my number, I should be permitted to do so. फिर एक अमेंडमेंट आई रूल 37। ये अमेंडमेंट सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 16 को बिलोंग करती है, जहां उन्होंने ये लिखा था कि आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड सर्विस टैक्स देयरऑन हैज टू बी पेड विद इन 180 days, failing which this amount will be added to your output tax liability and you are liable to pay this amount along with interest. ये 1 अक्टूबर 2022 को एक नोटिफिकेशन लेके आए थे, जहां उनको ड्राफ्टिंग में कुछ एरर होगी और उसका नतीजा ये निकलने लगा कि अगर आपने थोड़ी सी भी पेमेंट नहीं की है तो भी आपको पूरी ट्रांजैक्शन का रिवर्सल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 100 रुपए का आपका सप्लाई थी, 18 रुपए GST था, आपने उसमें 90 रुपए की पेमेंट कर दी और 28 रुपए की नहीं की, तो 1 अक्टूबर 2022 को जो अमेंडमेंट आई उससे ये लगा कि शायद पूरा 18 रुपए रिवर्स करना पड़ेगा। तो इमीडिएटली दे हैव इशूड अनदर क्लैरिफिकेशन कि रिवर्सल ऑफ क्रेडिट जो है दैट विल बी ओनली प्रोपोर्शनेट टू द अमाउंट पेड, मीनिंग देयरबाय अगर आपने 100 रुपए का माल था, 18 रुपए उस पर टैक्स था, 118 रुपए आपने 54 रुपए दिए हैं तो आपको 9 रुपए का क्रेडिट मिल जाएगा। प्रोपोर्शनेट कर दिया, ये क्लैरिटी दे दी। अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि रूल 37 इज अगेंस्ट द स्टैट्यूटरी प्रोविजन, और यहां तक कहते हैं लोग कि जो प्रोविजो है वो मेन क्लॉज को एक्सप्लेन करना चाहिए। I slightly differ with them according to my humble understanding. This proviso was already there, part of the law. It was one of the condition, and in order to fulfill that condition, this provision was there. अब आर्गुमेंट ये भी आता है कि MSME की हेल्प के लिए करना था तो सिर्फ MSME पे लगा देते, बाकियों पे क्यों लगाया? But according to my understanding now, because this law is being implemented by machines, computers, तो उन्होंने कहीं ना कहीं हर जगह टाइम लिमिट रखी है। तो यहाँ भी उन्होंने कहा कि इन ऑर्डर टू अवेल द क्रेडिट यू मस्ट पे द अमाउंट विद इन 180 days. सो आई थिंक दिस इज ए, लड़ने वाले तो लड़ते रहेंगे, वकील भी लड़ेंगे, हर आदमी लड़ेगा, लेकिन इन नटशेल इस क्लैरिफिकेशन से जो शो कॉज नोटिस बहुत सारे आते थे अब वो थोड़े से खत्म हो जाएंगे। अभी आप देखिए एक क्लैरिफिकेशन और काउंसिल ने दी, थर्ड शेड्यूल में 1 फरवरी 2019 में 3 पैराग्राफ ऐड किए गए थे, जिसका मतलब था हाई सी सेल्स और सेल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री या सेल फ्रॉम द बॉन्डेड वेयरहाउस। इन 3 सिचुएशन में उन्होंने इसको नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस ऐड किया था 1 फरवरी 2019। तो डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू करने शुरू कर दिए कि ये प्रोविजन एप्लीकेबल ही 1 फरवरी 2019 से होंगे। हमने बहुत सारे केसेस में प्री शो कॉज नोटिस में कंसल्टेशन में उनको आर्ग्यू करने की कोशिश की कि चार्जिंग सेक्शन वही है, टैक्सेबल इवेंट वही है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो सप्लाई 1 फरवरी 2019 को इट इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सर्विस, तो 1 जुलाई 17 को ये कैसे हो सकती है? बट वो नहीं मान रहे थे। पर अब देखिए डिपार्टमेंट की क्लैरिफिकेशन से कितना भला हो गया, कितने लिटिगेशन कम हुई। तो मैंने कहा ना, इन जो नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स हैं उनका वन ऑफ द पर्पस इज टू रिड्यूस द लिटिगेशन।
Moving further, 16(2)(c) has been a subject matter of dispute, has been challenged in various courts, and is against the principle of settled principle of law that buying dealer cannot be penalized for the fault committed by the selling dealer. ये लॉ था Arise India, Delhi High Court, found by the Supreme Court, and there are other judgments in Ceretex also which were supporting this proposition. But then, in spite of all this, because there have been certain High Court judgments also where this provision has been held to be ultra vires, for example, VAT के केस में मुंबई हाई कोर्ट ने ये कहा था. अब 16(2)(c) में बहुत सारे आर्गुमेंट दिए जाते थे. सर, उस आदमी ने टैक्स जमा कराया या नहीं कराया, ये मुझे कैसे पता? उसने तो 3B भरी है. 3B में तो उसने टोटल टैक्स लायबिलिटी, टोटल क्रेडिट और एक लमसम पेमेंट जमा कराया है. अगर वो लमसम पेमेंट जमा कराया है तो उसमें मेरा बिल है या नहीं है. और इस प्रोविजन को भी कई जगह चैलेंज किया गया और अभी भी बॉम्बे में भी चैलेंज है. बिकॉज से एक तो हाईकोर्ट को और भी चैलेंज है. अब उन्होंने एक रूल इंसर्ट कर दिया 37(a), which is really a very good provision, and it is going to help the trade and industry immensely. जिन्होंने litigation करनी है वो तो करेंगे ही, जहाँ अमाउंट इन्वॉल्व है वो करना भी चाहिए. बट द फैक्ट इज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए ये एक बड़ा अच्छा रूल 37(a) वो इंसर्ट कर रहे हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 26 दिसंबर. इस रूल में उन्होंने ये कहा कि जिस आदमी से आपने माल खरीदा है, अगर उसने उस मंथ की रिटर्न बाई सितंबर ऑफ द फॉलोइंग मंथ में भी फाइल कर दी, तो हम ये मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि ही हैज पेड द टैक्स. समझने की कोशिश करें. Such an important relief has been allowed to you. In order to ensure that he has paid the tax, now they are saying that supplier must file his return by the month of September following the financial year in which the tax invoice or debit note was issued. If it does so, then in your case, it will presume that 16(2)(c) condition has been satisfied. But if it doesn't do so, तो आपको क्या करना है? Then you have to reverse the credit by 30th November of the following financial year. Meaning by अक्टूबर की रिटर्न आप नवंबर में फाइल करेंगे तो नेचुरली आप उस टाइम उसको रिवर्स कर सकते हैं क्रेडिट को. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज interest liability will start only when you fail to reverse the credit by 30th November. Intervening period में कोई interest की liability नहीं है. What else do you want? उन्होंने एक तरह से ये कह दिया कि अगर सप्लायर जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है और आप वेरीफाई नहीं कर सकते कि उसने रिटर्न फाइल की है या नहीं की है, अब तो बहुत सारे मीन्स है वेरीफाई करने के. 2A इज ए डायनामिक डॉक्यूमेंट, वहां से पता चल जाता है उसने रिटर्न अपनी फाइल की है या नहीं की है. आप सप्लायर के GSTN नंबर से पता कर सकते हैं. तो एक बहुत बड़ा ये अच्छा काम उन्होंने कर दिया और ये कह दिया कि अगर सप्लायर ने 30 सितंबर तक उस मंथ की रिटर्न दे दी है, दैट मींस इफ द ट्रांजैक्शन इज April 22, he has to submit his return by 30 September 23. और अगर आज की डेट में ट्रांजैक्शन हो रही है 2 जनवरी 2023 को, तब भी उसको 30 सितंबर 2023 तक रिटर्न फाइल करनी है. आपके हिसाब से ये प्रोविजन की कंप्लायंस होगी. अगर उसने नहीं फाइल की और आप वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ये क्रेडिट रिवर्स करना है और इंटरेस्ट का मीटर भी आपका शुरू होगा subsequent to the due date of filing the return, that is after 30th November. इतना ही नहीं, उन्होंने एक बेनिफिट और आपको दिया. Suppose he files the return in September 24, then you can again reclaim that credit, and that too provision of section 16(4) shall not be applicable. यानी जो लिमिटेशन पीरियड है वो भी नहीं लगेगा और आपको क्रेडिट उस दिन मिल जाएगा जिस दिन आपका सप्लायर अपने रिटर्न को फाइल कर देगा subsequent to the expiry of September 20 September of the following financial year. Then friends, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू जो सर्विसेज प्रोवाइड होंगी, जो उन्होंने बिग फैसिलिटी दी है,
या जो सर्विसेज प्रोवाइड होंगी बाय द सप्लायर ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एंड एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज। और वो B2C का जो इनवॉइस होगा उसमें आपको उस आदमी का नाम, एड्रेस, पिन कोड और स्टेट का नाम लिखना है। ऐसा क्यों किया गया? Because the revenue from services has to be bifurcated between the state and the center. So once I am making a supply of service through electronic commerce operator, or I am providing an online information database access retrieval services, then in such situation, जो मेरा रिकॉर्ड एड्रेस पे आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर तो इनवॉइस तो रेज होगा, तो जो आएगा वो एड्रेस माना जाएगा, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट विल बी डिटरमिन्ड whether it is intrastate or interstate. So accordingly the tax will be bifurcated or divided between the respective governments. फिर उन्होंने 46A को नया रूल डाला। उन्होंने कहा जब आप सप्लाई के साथ टैक्सेबल गुड्स भी देंगे, तो जब आप 46A के हिसाब से इनवॉइस का बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे, तो उसमें सारे पर्टिकुलर्स जो टैक्स इनवॉइस में है या स्पेशल केस टैक्स इनवॉइसेस में है, वो सब आपको बिल ऑफ सप्लाई के पर्टिकुलर्स प्रिस्क्राइब करने पड़ेंगे। अब बिफोर आई कम टू 59.6 आई डील विद 87.8, जहां उन्होंने ये कहा कि कई बार आपको कैश लेजर में क्रेडिट नहीं मिलता था बिकॉज बैंक फेल टू इन्फॉर्म और सेंड द सिन नंबर टू द पोर्टल और द अथॉरिटीज। अब उन्होंने कह दिया कि वो आप ई स्क्रॉल ऑफ आरबीआई से ले सकते हैं, अगर बाकी पर्टिकुलर्स मैच करते हैं, दैट इज अगेन ए फैसिलिटेशन मेजर वेयरइन द क्रेडिट विल कम टू यू। नाउ फ्रेंड्स, आई एम कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट रूल which is likely to be inserted, or rather it is being inserted now. 88C GSTR 1 में जब आप अपनी लायबिलिटी डिक्लेयर कर देते थे और 3B में आप रिटर्न नहीं भरते थे, तो उन्होंने ये कहा कि इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 7512 जो पिछले साल में अमेंडमेंट होके आया था, इट विल बी ट्रीटेड एज a self-assessed liability which can be recovered under section 79, which deals with the recovery without issuing the show cause notice. Show cause notice को issue करने के बिना आप उसको ये फाइल कर सकते थे। अब उसके लिए उन्होंने कहा कि इसका प्रोसीजर क्या है, तो उन्होंने अब ये 88C रूल इंट्रोड्यूस कर दिया, जहाँ एक नया फॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया DRC 01B। वो आपको इन्फॉर्म करेंगे, वो क्या करेंगे, System will inform you this is the GSTR 1 liability, this is the 3B liability. Do you accept this? It is an inadvertent error. Then you pay the tax along with interest. And in case you don't feel, you say there is a reconciliation or there is a explanation why there has been a difference between the two. पुराने advances थे या पुराने invoices वगैरह थे, तो उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसा है तो आप हमें explanation देंगे। अब आप एक्सप्लेनेशन देंगे, इफ दैट इज बीइंग एक्सेप्टेबल टू द डिपार्टमेंट फाइन, और अगर नहीं आपने दिया एक्सप्लेनेशन तो वो जो डिफरेंस होगा, दैट मनी कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम यू बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर ऑफ रिकवरी विदाउट इशुएंस ऑफ ए शो कॉज नोटिस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरीबॉडी शुड कीप इन माइंड। देन फ्रेंड्स, उन्होंने एक अमेंडमेंट की है रूल 89। ये इसलिए अमेंडमेंट करनी पड़ी तो वो एक प्रोविजन लेके आए कि बहुत सारी सप्लाईज ऐसी होती हैं जिनका पीरियड लंबा होता है, 3 साल, 4 साल, 5 साल। फॉर एग्जांपल LIC पॉलिसीज, जनरल पॉलिसीज, नॉर्मली फॉर 1 year, बट देयर मे बी ए स्कीम wherein you have been paying a lump sum premium, you are being insured for a longer period. कंस्ट्रक्शन जहां 5-5 साल तक होता है। ऐसे केसेस में क्या होता था, सप्लायर आपके साथ बिल रेज करता रहता था एज पर द टाइम ऑफ सप्लाई, एंड ही यूज्ड टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट। अब उसने गवर्नमेंट को टैक्स जमा करा दिया, किसी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो नेचुरली सर्विस तो सप्लाई नहीं होगी। अब जब सर्विस सप्लाई नहीं होगी, जो सरकार को टैक्स मिला है वो सरकार को टैक्स नहीं मिलना चाहिए। हो सकता है वो फ्लैट ना बिके, हो सकता है वो फ्लैट तब बिके जब ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ गया है या कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया है, तो वहाँ GST की लायबिलिटी नहीं है।
तो उन्होंने कहा जी ऐसी सिचुएशन में we will permit the unregistered person also to file the refund claim provided supplier issues a certificate that he has already paid the tax. He attached lot more documents for which they have issued a circular. आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होना चाहिए, आपने जो पेमेंट की वो बताएंगे, सप्लायर ने आपको पेमेंट वापस की वो दिखाएंगे, प्लस उन्होंने ये कहा जो डिटेल सर्टिफिकेट ऑफ सप्लाई, तो इसीलिए रूल में अमेंडमेंट कर दी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। सो दिस इज ऑल रिलेशन टू दैट। फिर चेंज आई रूल 108 में, 109 में और 109C में। इनको मैं तीनों को इकट्ठे ले लूंगा क्योंकि इनका सब्सटेंस सेम है। इसमें क्या कहा गया कि व्हेन यू आर फाइलिंग एन अपील एंड देयर ऑर्डर इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द सिस्टम, तो आप उसमें सर्टिफाइड ट्रू कॉपी क्यों मांग रहे हैं? जब ऑलरेडी सिस्टम पे ही ऑर्डर है, वहीं से वो अपील फाइल कर रहा है, तो वहां सर्टिफाइड ट्रू कॉपी का प्रोविजन नहीं होना चाहिए। इस अमेंडमेंट से पहले आपको सर्टिफाइड ट्रू कॉपी आफ्टर फाइलिंग द अपील विद इन 7 डेज देनी पड़ती थी डिपार्टमेंट को, और अगर सर्टिफाइड ट्रू कॉपी नहीं मिलती थी या उससे लेट फाइल होती थी 7 दिन के बाद, तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील उस दिन की मानी जाती थी जिस दिन आपने सर्टिफाइड कॉपी फाइल की है। और 129 के केसेस हैं, 130 के जहाँ ट्रक रोक लेते हैं, 129 पेनल्टी लग जाती है, और वो ऑर्डर कई बार आते नहीं थे, पोर्टल पे नहीं होते थे। तो उन्होंने कहा जो ऑर्डर पोर्टल पे आ जाएगा उस केस में आपकी जो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील है, वो डेट जो प्रोविजनल फाइलिंग ऑफ अपील है वही मानी जाएगी। और जहां ऑर्डर नहीं पोर्टल पे होगा, सिर्फ उन्हीं केसेस में आपको सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी फाइल करनी है। और सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी अगर विद इन 7 डेज आप फाइल करते हैं तो आपको डेट ऑफ फाइलिंग जो है प्रोविजनल डेट की मानी जाएगी जिस दिन आपने इलेक्ट्रॉनिकली फाइलिंग अपील की है। और अगर आपने 7 दिन के बाद वो सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी दी है तो फ्रॉम दैट डेट दिस अपील इज डीम्ड टू हैव बीन फाइल्ड। अब उसमें विड्रॉल का, अपील के विड्रॉल का भी प्रोविजन लाया, उसके लिए 109C उन्होंने एक प्रोविजन डाला। मेरे हिसाब से इस प्रोविजन के ना डालने से पहले भी अगर मैं अपनी कोई अपील विड्रॉ करना चाहता हूं तो मैं कर सकता था, बट अब उन्होंने बड़ा स्पेसिफिकली कह दिया कि यू कैन विड्रॉ द अपील बिफोर। 2 सिचुएशन में डील की उन्होंने। एक तो उन्होंने ये कहा कि जहां फाइनल एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली है आप उस केस में भी विड्रॉ कर सकते हो, और जहां अपील आपकी फाइल हो गई है और 107(11) पावर देता है अपीलेट अथॉरिटी को टू पास एन ऑर्डर कंफर्मिंग द डिमांड, कंफर्मिंग द अपील, कंफर्मिंग द डिमांड, annulling the demand, reducing the demand or modifying the demand. But जब उसको enhance करनी है तो he has to serve the show cause notice. तो उन्होंने ये कहा कि before that show cause notice is being given or the order under section 107(11) is being passed, whichever is earlier, you can withdraw the appeal. So according to me, that is also a very welcome step. Clarity तो आई गई at least. Rule 138 में amendment की गई जहाँ ये कहा गया इमिटेशन ज्वेलरी वालों को ई-वे बिल बनाना पड़ेगा। गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी वालों को नहीं है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, पर इमिटेशन ज्वेलरी जो बनाते हैं उनको। फिर एक उन्होंने DRC 25 का स्कोप एक्सपेंड कर दिया। आजकल IBC में बहुत सारी कंपनी चली जाती हैं, डिमांड कम हो जाती है, तो उन्होंने क्लैरिफाई भी किया बाय वे ऑफ सर्कुलर आल्सो कि भैया अगर डिमांड कम हो जाती है तो अंडर सेक्शन 84 जो अदर प्रोसीडिंग्स लिखा गया है उसमें वो कमिश्नर रिकवरी ऑफिसर को या औरों को बता देगा, एंड देन अकॉर्डिंगली वो कंटिन्यूएशन एंड वैलिडेशन ऑफ प्रोसीडिंग मानी जाएगी। तो ये तो नोटिफिकेशन थी विद रिगार्ड टू अ चेंज इन द रूल्स। बाकी नोटिफिकेशन है रेट ऑफ टैक्स की, उसकी बात करते हैं। उससे पहले मैं सर्कुलर थोड़ा जल्दी ले लेता हूँ। 183 सर्कुलर उन्होंने इशू किया मिसमैच का only for the financial years 17, 18, 18. According to me, it is a welcome circular, at least reduce litigation. उन्होंने कहा कि कई बार आपका 2A में नहीं क्रेडिट होता है अवेलेबल बिकॉज GSTR 1 सप्लायर ने नहीं फाइल की, या उसने इनवॉइस जो डिक्लेयर किया वो रह गया आपका GSTR 1 में इंक्लूड करना, दो ही फाइल GSTR 1, या उसने B2B सप्लाई को B2C सप्लाई कर दिया, और चौथा उसने
गलती से जीएसटीआई नंबर दूसरे का डाल दिया। सो इन ऑल दिस 4 सिचुएशन आपके पास तो क्रेडिट आएगा नहीं, जब आपके पास नहीं आएगा दूसरी पे मिसमैच होगा। तो उस केस में उन्होंने ये कहा कि अगर अमाउंट 5 लाख से ऊपर है तो आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीएमए का सर्टिफिकेट दिलवा दें, और अमाउंट अगर 5 लाख से कम है तो सप्लायर सर्टिफिकेट दे दे कि मैंने इस इनवॉइस का टैक्स जमा करा दिया है और इस वजह से ये जीएसटीआर 1 में नहीं आया था, तो आपका मिसमैच की प्रोसीडिंग खत्म मानी जाएगी। हाँ, जहां जीएसटीआर 1 गलत लिखा गया है तो उन्होंने ये भी कह दिया आप उसके प्रॉपर ऑफिसर को जिसका नंबर वहां लिखा गया है लिखेंगे कि भैया देख लो इस आदमी ने आईटीसी ना लिया हो, इसका जीएसटीआर नंबर गलती से जीएसटीआर 1 में आ गया था, इसने सप्लाई नहीं ली थी। और उन्होंने ये भी कह दिया अगर इसकी वजह से आपके मिसमैच की प्रोसीडिंग कंटिन्यू नहीं रहेगी, वो खत्म हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से इट इज अगेन ए वेरी वेलकम। देन दे हैव इश्यूड सर्कुलर नंबर 184, जहां ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड में ये रूल था प्लेस ऑफ सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन के केस में जहां वो रजिस्टर्ड है, इन द केस ऑफ अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन वेयर द गुड्स हैव बीन डिलीवरी फॉर ट्रांसपोर्टेशन। उन्होंने एक प्रोविजो इंसर्ट किया था, इफ द गुड्स आर बीइंग डेस्टिन्ड टू आउटसाइड कंट्री देन द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस वेयर द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड। उसी के वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। अब उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि आईजीएसटी लगेगा बिकॉज ऑफ 16(2) एक्सेट्रा, 17 में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको उसका क्रेडिट भी मिल जाएगा। देन दे हैव इशूड अनदर सर्कुलर 186, जहां उन्होंने क्लैरिफाई किया कि नो क्लेम बोनस इज ए डिस्काउंट, नो जीएसटी डिमांड इज टू बी इंक्लूडेड। मैं इसको थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं इन समरली मैनर सो दैट वी हैव सफिशिएंट टाइम टू आंसर योर क्वेरीज। और दूसरा उन्होंने ये क्लैरिफाई किया कि जहां ई इनवॉइसिंग में फैसिलिटी है तो ई इनवॉइसिंग में फर्म को, एंटिटी को एग्जम्पशन, ना कि उस एक्टिविटी को। जो एक्टिविटीज वो कर रही हैं, जो एंटिटी एग्जम्प्टेड है उसको टैक्सेबल सप्लाई के लिए भी ई इनवॉइसिंग नहीं इशू करना है। देन दे हैव इशूड सर्कुलर नंबर 187 इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का, जो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। एंड फाइनली उन्होंने एक सर्कुलर दिया अनरजिस्टर्ड पर्सन जिसका रिफंड क्लेम करना है। आई हैव ऑलरेडी गिवन द लॉजिक, so they have clarified how this procedure is to be followed. Then I am coming to the 4 notifications which are relating to the rate of tax. Of course वो जो rate of tax की notifications हैं वो impact तो सिर्फ उन्हीं को करेंगी जो suppliers हैं, but मैं nutshell में सिर्फ conclusion बता देता हूँ। Ethyl alcoholic supplied to refineries for blending with motor spirit, that is petrol, is being reduced to 5% from 18%. Husk of pulses including chilka etc. has been reduced to nil from 5%. ये जो litigation beverages में चलती थी तो उन्होंने clarify कर दिया carbonated beverages of fruit drink और carbonated beverages fruit juice will be taxable at 28%. सर्विसेज में उन्होंने एक एग्जम्पशन को क्लैरिफाई किया कि जो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग प्रोप्राइटर लेता है, जैसे अश्विनी जी ने मेरे से पूछा भी था जब शुरू में ये प्रोविजन आया था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अपने घर अपने रहने के लिए लेते हैं, क्या वो रजिस्टर्ड पर्सन है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, क्या उनको भी टैक्स जमा कराना पड़ेगा? तो उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया आफ्टर दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट कि नहीं भैया, अगर वो प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए नहीं लेते हैं, अपने रहने के लिए लेते हैं और उसको बिजनेस एक्सपेंस नहीं क्लेम करते हैं तो उन पर टैक्स नहीं लगेगा। एक एंट्री नंबर 23 थी एक्सेस टू द रोड और ब्रिज बाय वे ऑफ एन्युटी एक्सेट्रा, तो वो एंट्री को डिलीट कर दिया गया। उन्होंने पहले ऑलरेडी एक सर्कुलर 150 निकाला हुआ है जहां एन्युटी इज बीइंग कवर्ड इन एंट्री नंबर 23, तो 23A रिलेक्टेड सी हो गई थी तो उन्होंने 23A को डिलीट कर दिया। दीज वर द चेंजेस व्हिच हैज बिकम इफेक्टिव ओनली फ्रॉम 1 जनवरी 2023। रेट ऑफ टैक्स और एग्जम्पशन की जितनी चेंजेस हैं ये सारी 1 जनवरी 2023 से। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग एंड ओपनिंग द सेशन फॉर क्वेश्चन आंसर। थैंक यू वेरी मच सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि गुरुजी भी हमारे साथी हैं, वो भी मैं सुन रहे हैं सारा आपका सेशन। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन कर रहे हैं। इधर में भी रिलेटेड टू इनकम टैक्स और जीएसटी जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं। गुरुजी क्वेश्चन आंसर ओपन कर दिए हैं। क्यूआई में पढ़ देता हूँ, जो हैं जो पैनलिस्ट हैं वो भी काइंडली एक एक करके पूछें, अदरवाइज ना वो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। तो जो अटेंडी हैं उनको हम अनम्यूट करते रहेंगे।
अगर किसी ने पैनलिस्ट में आना तो पैनलिस्ट में आके भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले सर क्यूए वाले ले लें। क्यूए में सबसे पहले क्वेश्चन है, इज टीडीएस प्रोविजन एप्लीकेबल ऑन अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन, प्लीज प्रोवाइड क्लैरिटी ऑन द सेम। व्हाट इज अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन? इट इज आइदर ए सोसाइटी और वो, तो क्यों नहीं होंगे? आपके एक सोसाइटी रजिस्टर्ड है, और अगर जो एप्लीकेबल तुम्हारे पर एओपी बीओआई के प्रोविजन जहां जहां लगते हैं, जैसे 194C लगता है तो लगेगा, उसमें क्या मतलब है? देखिए कई लिखा है एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल, कहीं लिखा है एवरी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, और एक 194 से भी लिखा है तो उन्होंने वहां पर उसको कवर कर लिया। तो इंडिविजुअल एचयूएफ थोड़ी है, एओपी बीओआई है, क्यों नहीं लगेगा? और दूसरा सर है बत्रा सर, सम क्लैरिफिकेशन ऑफ सेकेंडमेंट ऑफ एम्प्लॉय। मेरी क्लैरिफिकेशन का कोई मीनिंग नहीं है, बिकॉज देयर इज ऑलरेडी a judgment of the apex court which has to be applied whether right or wrong under article 141 that has become the law of the land। तो उस जजमेंट को अब नार्दन वाली को पढ़िए जो सुप्रीम कोर्ट की है, दैट प्रिंसिपल शैल अप्लाई, नो क्वेश्चन ऑफ पर्सनल ओपिनियन नाउ once the supreme court has given their verdict। हिमांशु आपको मैं अनम्यूट करता हूं, आप ना इधर पूछ लेना। उससे पहले मैं विपुल अरोड़ा जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। और विपिन जी तो मेरे को डायरेक्टली फोन कर ही लेते हैं। नहीं सर वो, हाँ जी विपुल जी। सर नमस्कार जी। नमस्ते जी विपुल जी, की गल डायरेक्ट नहीं किया सर जो ये फॉरम ही अवेलेबल है ते मैंने मेरा ही फायदा मैं क्या नाल चुकी जी। चलो चलो बोलो जी। सर मेरे सर एक मंदिर दे केस च सर हिंदी बोलो, कई हिंदी भाषी ने थे, पंजाबी शब्द समझते ना हो, हिंदी में बोलो। in one of my trust cases which is running a मंदिर सर उन्होंने जो सी रिटर्न भरी, we have filed the ITR 5, we have filed the ITR 5, अगर if we have filed the ITR 5 for rupees 5 lakh, they have levied the tax on at the rate of 30% on the 5 lakh gross receipts net income of the gross receipts। नहीं सर उन्होंने नेट इनकम तो लाई है जी। वो सर पहला पॉइंट तो ये है, एक चीज आप बताइए। एक मिनट, मंदिर है, हाँ जी, डोनेशन मिलती है, डोनेशन मिलती है सर। तो डोनेशन तो 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 में फुल्ली टैक्सेबल है। खर्चा कैसे दे दिया उन्होंने वो तो पता नहीं, आप बच गए पता नहीं करे वो भी लर्नेड है। लेकिन आप बताइए, एक 1/4/2017 से पहले का केस है, बाद का है? बाद का है जी, ये 31/3/21 का केस है जी। तो सर आप एक चीज बताइए, जब सेक्शन 56(2)(10) में लिखा है कि अगर 50,000 रुपए से ज्यादा आपको डोनेशन मिलती है और सम मनी है, वेदर वो 1% और मोर देन 1%, वो एग्रीगेट अमाउंट इफ इट इज मोर देन 50,000 द एंटायर अमाउंट इज टैक्सेबल। आपको खर्चा कैसे दे दिया, मुझे तो बहुत हैरान की बात है। द फुल अमाउंट इज टैक्सेबल बिकॉज यू शुड बी रजिस्टर्ड। आप कह रहे हैं आप रजिस्टर्ड नहीं है, फॉर्म 5 भरा तो रजिस्टर्ड नहीं है, am I right? We have taken the registered after 31st March 2021। और तब तभी तो है, आपको 2020 का रजिस्टर कर दिया और उसको मिल गया, तो ये केस कब का था? 2021 का है ना? हाँ जी, फाइनेंशियल ईयर 2021 है सर। तो फिर आपने तो कह रहे मैंने ले लिया रजिस्ट्रेशन। सर रजिस्ट्रेशन फाइनेंशियल ईयर 21-22 में लिया है। 21-22 में लिया और आपने फॉर्म 5 भरा है। एक चीज बताओ, क्या फॉर्म 5 एओपी बीवाई जो आपने भरा, हाँ जी, उसके बाद आप रजिस्टर्ड नहीं थे, 1/4/2017 के बाद अगर आपको डोनेशन मिली है तो गुल्लक डोनेशन ही ना? हाँ जी बिल्कुल सर। तो वो तो पूरी की पूरी टैक्सेबल है, पूरी की पूरी टैक्सेबल है। मेरे से डिपार्टमेंट ने तो नेट इनकम पे लगाया है, वो नेट इनकम पे लगा दिया। फॉर्म 5 बाहर देके भर गए। आप 143(1) कर रहे हैं मेरे ख्याल, 143(1)। यस यस, हाँ इंतजार कीजिए, 143(2) आ जाएगा जल्दी, हाँ जी आएगा वापस। 143(1) तो सीपीसी ने कर दिया है ना, सर, सीपीसी ने कर दिया। जो कंप्यूटर गधा है जो उसमें डाला उन्होंने कर दिया। 5 फॉर्म भर के उन्होंने 5 फॉर्म करके 30% कर दिया, क्योंकि फॉर्म 5 था इसलिए 30 हो गया। इंतजार कीजिए, स्क्रूटनी का नोटिस आएगा, पूरा ग्रॉस रिसीट आएगा टैक्स। सर पिछले साल एक बार ऐसे हुआ है, पिछले साल हुआ है ना, निकल गया तो अब निकल गया, हाथे निकल जाते हैं। निकल नहीं है, समझ में आया कितना अमाउंट है टोटल ग्रॉस रिसीट? सर 30 लाख है। वो शायद निकल गया, अदरवाइज तो गलत है सर। मंदिर है तो बिल्कुल गलत। सर मैं कह रहा हूँ, कुछ लोग हमें मिलते हैं, अपने ही ब्रदर सीए, वो भी सेम तरह से फॉर्म ITR 5 भर रहे हैं,
उनको कई सर लोग आईटीआर लोग फॉर्म individual इसलिए फाइल भर रहे हैं कि वो टैक्स लगा कहते हैं फॉर्म 7 तो भरा नहीं जा सकता जब तक हम रजिस्टर्ड ना हो। हर कई केसेस में ये ITR 5 में ही इंडिविजुअल रेट से टैक्स लगा रहे हैं और कई केसों में ये 30% टैक्स लगा रहे हैं। सर एक चीज बताओ, मैं एक चीज आपसे पूछता हूँ विपुल जी, हाँ जी। डोनेशन रिसीव करने में कोई खर्चा होता है? पर खर्चा तो नहीं होता। तो वॉलंटरी डोनेशन तो फिर एक्सपेंस कैसे अलाउ कर दिया उन्होंने? हाउ हैव दे अलाउड दिस एक्सपेंस? मेरे को तो यही समझ में नहीं आया। इट इज अ वॉलंटरी डोनेशन। अगर कोई इनकम आएगी तो मैं मानता हूँ, वॉलंटरी डोनेशन देयर इज नो एक्सपेंस, तो इट द एंटायर एक्सपेंस शुड बी टैक्सेबल। चिंतन ना कीजिए, अब ज्यादा यूट्यूब में सुनाई देगा, रहने देना। पर चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विशाली कपूर जी, आपका रिटर्न में क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन अनम्यूट होके भी। और पराग शर्मा जी, अरे बता दो किसके नाम किससे पूछना है, हमें भी तैयारी हो जाए ना, हम अलर्ट हो जाए। नहीं वो सब अभी पूछ लेते हैं सर। विशाली कपूर जी, पराग शर्मा जी। नहीं, इनकम टैक्स का है, इनडायरेक्ट टैक्स का है। विशाली जी, आपका क्वेश्चन किसके रिलेटेड है? गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा क्वेश्चन इज रिलेटेड विद जीएसटी। हाँ, तो फिर मेरे को क्यों तंग कर रहे हो? So my first question is actually I just want to know कि जो हम GTA की रिटर्न्स फाइल करते हैं, तो इन दैट केस जो RCM सेल्स है उसको 3B में कैसे रिफ्लेक्ट करें? बिकॉज 3B में देर इज नो स्पेसिफिक ऑप्शन। अब जनरली जो कर रहे हैं तो या तो उसको 0 रेटेड में शो करते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं सेल्स। मैडम मैं तो रिटर्न भरता नहीं, मैं तो नहीं ये बता पाऊंगा। यही बात मैं कहता हूँ। कोई बात नहीं, मैडम- सिद्धांत पाठक जी हमारे साथ है। सिद्धांत जी, आप अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं। यस सर। मैडम मैं अनुराग अग्रवाल हूँ। मेरी और प्लीज opinion नहीं ये है- सिद्धांत जी को बोलने दीजिए सर, वो उनको मतलब सिद्धांत जी अगर हैं तो ना। सिद्धांत जी। हाँ जी सर, मैं अवेलेबल हूँ। मैंने क्वेरी सुन ली है मैम की। दे शी इज सेइंग कि आउटवर्ड सप्लाई, मेरी आउटवर्ड सप्लाई है लायबल टू टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। तो 3B में अभी कोई डेडिकेटेड फील्ड नहीं है। दे हैड अर्लियर टोल्ड दैट दे विल कम अप विद अ सेपरेट फील्ड। जैसे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू सप्लाई होती है, तो 9(5) के लिए उन्होंने 3B में डेडिकेटेड फील्ड एंटर की है। बट अभी GTA और ये जो 9(3) में टैक्सेबल अंडर RCM है उनके लिए नहीं है। और उसके लिए जो वाया मीडिया है वो टर्नओवर मैच कराने के लिए, क्योंकि GSTR 1 में जा रही है वो एज एन आउटवर्ड सप्लाई लायबल टू RCM, एग्जेम्प्ट टर्नओवर में आप रिपोर्ट कर देते हैं। तो इसको भी हम एग्जेम्प्ट में ही रिपोर्ट करें? इट इज नॉट एन एग्जेम्प्ट सप्लाई लीगली, वो रेसिपिएंट के हाथ में। इट्स नॉट एन एग्जेम्प्ट सप्लाई। आप अपनी GSTR 1 में उससे रिपोर्ट कर रहे हैं, मेरे हिसाब से 3B में आपको रिपोर्ट करने की उसे जरूरत ही नहीं है। और हाँ जी, जब एक्सप्लेनेशन आएगा, कोई नोटिस आएगा तो उसे एक्सप्लेन कर दें। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए विशाली जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज पर नोटिफिकेशन 2017 GTA में एग्जेम्पशंस थी, बट आफ्टर 31 दिसंबर 2018 द नोटिफिकेशन वाज कैंसल्ड। तो उसके बाद एक्चुअली द थिंग इज नॉट वेरी क्लियर एंड GTA इज कंटिन्यूइंग विद दैट एग्जेम्पशन। बत्रा सर बताइए सर। व्हिच एग्जाम्पशन मैडम? सर जो नोटिफिकेशन 2017 की थी कि फॉर इंडिविजुअल्स को अगर सप्लाई करते हैं GTA प्रोवाइडिंग सर्विसेज, वो तो उन्होंने एग्जाम्पशन दी हुई है ना। There is तो already इट an इज स्टिल exemption. कंटिन्यूड। और अगर वो इंडिविजुअल्स के अलावा अगर वो पार्टनरशिप फर्म है या अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, देन उसमें तो रिवर्स चार्ज में जाएगा ना मैडम। इवन फॉर पार्टनरशिप फर्म्स आल्सो। यस यस। एंड अगर आप देखेंगे सिवाय इंडिविजुअल और गवर्नमेंट के, in every other situation it is under reverse charge. It is under reverse charge. So any maximum limit for that individual also? No. Any amount of rate? Unregistered amount of rate to unregistered person. So far as registered person are concerned, there are exemption of 750 per consignment, 1,500 rupees if the goods are going in a single lot. In a single lot for unregistered or for both registered and unregistered? Both. नहीं unregistered के केस में तो exemption ये है ही है ना, 750 1,500 की तो सबके लिए है। Okay. Who is liable to pay tax, वो आपको डिटरमिन करता है कि रिवर्स चार्ज में आपकी लायबिलिटी है या नहीं है। वो एक अलग प्रोविजन है रिवर्स चार्ज का। टैक्सेबिलिटी का अलग प्रोविजन है, और टैक्सेबिलिटी का जहाँ प्रोविजन है एग्जम्पशन वहां देखी जाएगी। थैंक यू जी। अपने विशाली जी, मेरे ख्याल में आपके क्वेश्चन हिमांक सिंगला का एक
अश्विनी एक ना हिमांक सिंगला का क्वेश्चन है, नहीं इंपॉर्टेंट सर, है। बहुत क्वेश्चन है, मैं थैंक्स पूरे नहीं कहा, विशाली जी को कहा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको जरा पहले पढ़ लें। सर हिमांशी जी मेरे ख्याल में है नहीं, मैंने उनको अनम्यूट करने की कोशिश की थी। नहीं, हिमांक सिंगला ये जो लिखा हाँ जी, हुआ है हाँ सर। जी, हिमांशी जी बीच में नहीं है हमारे, वो उनका क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो मेरे ख्याल में छोड़ गए हैं अभी। तो मैं बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ। आप क्वेश्चन बता दो, उससे पहले सर मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जरूर देना चाहूंगा कि हमारे साथ इंटरनेशनल टैक्सेशन एक्सपर्ट ऋषभ अग्रवाल जी, सर संजय अग्रवाल जी भी मौजूद हैं। अगर आपका कोई इंटरनेशनल टैक्सेशन के रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आप वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। सर प्लीज। हाँ जी। Will value of supply reported in those return matter for Rule 37A or mere filing of return by the supplier? Mere filing of return is sufficient, but in case the difference is less than 5 lakh, then a certificate from the supplier is required. If the difference is more than 5 lakh, then certificate from a chartered accountant or cost accountant is required. नेक्स्ट क्वेश्चन जी अंकित सिंगला जी पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा क्वेश्चन गिरीश आहूजा सर से है सर। हाँ जी सर, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो कि अनरजिस्टर्ड है, उसके केस में टैक्सेशन कैसे होगी यदि लैंड ओनर को में नहीं लगेगा? तो सर कंप्लीशन हो गई, बिल्डर ने एक फ्लोर अपने पास रख लिया, 2 फ्लोर हमको दे दिए। 2 जजमेंट है, एक जजमेंट उसके बाद एक जजमेंट आई है, पता नहीं उल्टी आ गई है, लेकिन अगर आपको रंजीता कौर और बलबीर सिंह मेनी वाली 2 जजमेंट है, उसमें तो कहता है कि भैया ये जब तक एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड नहीं है तब तक ये ट्रांसफर माना ही नहीं जाता, पोजीशन हैंडओवर ही नहीं हुई तो सेल कहां से होगी। लेकिन अभी एक जजमेंट आई है, मेरे को नाम देखना पड़ेगा, उसने उन्होंने मान लिया। लेकिन वैसे अभी रिसेंटली आई है, मैंने कोई महीना पहले मुझे कोई कह रहा था, मैंने कहा मैं देखता हूं, लेकिन अब याद नहीं रहा। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी वो तो जब, क्योंकि सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 कहता है कि भैया एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड हो तो ट्रांसफर माना जाता है, नहीं तो नहीं माना जाता। वो जो सेक्शन 2747V है ना, प्राउड परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अंडर 53 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसमें यही लिखा है कि भैया आपको रजिस्टर कराना है। ठीक है सर। सर बट यदि बिल्डर ने मुझे 2 फ्लोर बना के दे लिए, एक अपने पास रखा है, तो उसको सेल नहीं माना जाएगा कंप्लीशन के बाद? आपने बिल्डर को दिया, उसने आपको नहीं दिए। हाँ सॉरी, बिल्डर ने, हमने बिल्डर को 1 फ्लोर दिया, तो हाँ जी, हाँ जी, सेल माना सेल जाएगा। कंसीडरेशन सेल तो है, ये जॉइंट डेवलपमेंट का सेल है, टैक्स तब लगेगा ना जब कंप्लीट हो गया आप देंगे। तो सर उसका प्रोपोर्शनल वैल्यू निकाल ले, जो उस 1 फ्लोर की जो वैल्यू प्रोपोर्शनल निकाल लीजिए, जैसे होता है जितनी लैंड गई वो लैंड वाला पोर्शन चला गया आपका, और क्या किया है, कंस्ट्रक्शन तो उसने करी है। ठीक है सर। लैंड को ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स कर लीजिए और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कैलकुलेट कर लीजिए अगर आपको करना है तो। ठीक है सर। ईयर ऑफ कंप्लीशन में टैक्सेशन होगा सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू। अटेंडीज में सर मैं पहले क्वेश्चन ले रहा हूं, क्योंकि पैनलिस्ट तो फिर भी पूछ सकते हैं जब मर्जी अनम्यूट करके। पराग शर्मा जी, हाँ जी पूछिए अपना क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन बत्रा सर से है। हाँ जी। रिगार्डिंग जो आउटबाउंड ओशियन फ्रेट से पेट पे टैक्स लगने लगा है 1 अक्टूबर 2022 से, सर थोड़ा सा उसका रैशनल आप एक्सप्लेन कर दे, क्योंकि वो भी इन द नेचर ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस ही है, तो फिर व्हाई दे आर नॉट ट्रीटिंग इट एज 0 रेटेड, और उन्होंने इंटेंशनली इसको टैक्स क्यों लगाया है? थोड़ा सा उसका रैशनल। टैक्स लगाया है फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। अगर आपका 0 रेटेड है तो आप उसको रिफंड मिल ही जाएगा आपको, आपको पहले पे करना है। सर मेरा कंसर्न ये है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं वो फिर इंडियन शिपिंग कंपनी की सर्विस छोड़ करके और वहां पर अरेंजमेंट बिठाएंगे कि बाहर वाले जो शिपर्स हैं, जो फॉरेन शिपर्स हैं, उन्हीं से ये सर्विस ली जाएगी। तो ऐसा नहीं है पराग जी, अगर वो इंडियन शिपिंग कंपनी की भी लेंगे और टैक्स जमा कराएंगे तो देन दे आर एंटाइटल्ड फॉर द रिफंड ऑन 0 रेटेड सप्लाईज। तो वो जो टैक्स जमा कराएंगे वो उनको वापस मिल जाएगा। सो इट इज फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, तो पहले आप टैक्स दे दो, उसके बाद में रिफंड ले लो। बट सर उसके केस में जो सप्लायर है उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंप्लायंस उतने वैल्यू से बढ़ जाएगी ना, तो व्हाई विल दे प्रेफर माय सर्विस? सरकार ने अपनी कंप्लायंस बेटर करनी है, आपके लिए नहीं कंसर्न है उनका। वो कह रहे हैं हम आपको फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन तो कुछ दे ही नहीं रहे हैं, आप पहले टैक्स जमा कराओ फिर आपको रिफंड ले लो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? विनोद मल्होत्रा जी का हैंड बहुत देर से रेज है। विनोद जी आप पूछिए क्वेश्चन सर, अनम्यूट होके। विनोद मल्होत्रा जी, देन पंकज खनेजा जी, ब्रजेश अग्रवाल जी, हाँ जी आप पूछिए सर। नमस्कार बत्रा सर। नमस्कार सर। एक सेकंडमेंट ऑफ एम्प्लॉय के लिए अभी जो डिसीजन आया है नॉर्दर्न ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का जी,
थोड़ा सा इसके बारे में आपसे समझना था। देखिए, अब उस जजमेंट को मैं ये एक्सप्लेन करूंगा तो कम से कम 25-30 मिनट नहीं, चाहिए। छोटा सा बस। उन्होंने ये कह दिया कि अगर सेकंडमेंट ऑफ एम्प्लॉइज जिसने भेजा है तो इट इज सब्जेक्ट टू टैक्स। दिस इज व्हाट दे हैव सेड। उसका रेशनल के लिए आपको उसको समझना पड़ेगा जजमेंट को। मेरे सामने भी जजमेंट की कॉपी नहीं है तो मैं भी कैसे एक्सप्लेन करूंगा। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन केशव गुप्ता जी, आप पूछिए जी अपना, अनम्यूट हो गए केशव। अजय कुमार अग्रवाल जी। हाँ जी केशव जी। गुड आफ्टरनून सर, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन सर। हाँ जी सर, क्वेश्चन पूछिए सर। अजय जी, हैप्पी न्यू ईयर। आहूजा सर मेरा क्वेश्चन था, अगर कोई लायबिलिटी डिस्प्यूटेड लायबिलिटी विवाद से विश्वास में सेटलमेंट हो चुकी है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 वो रीओपन नहीं हो सकती, अंडर रिवीजन 263 में नहीं हो सकता, 148 में रीओपन नहीं हो सकती, रीअसेस नहीं हो सकती, बट 154 में मॉडिफाइड हो सकती है कि टैक्स लायबिलिटी। एक पर्टिकुलर केस में 69 में एडिशन हुआ। जो आपने विवाद से विश्वास में उसका पेमेंट कर दिया है। यस सर, सर्टिफिकेट टाइप भी हो चुका है। हाँ तो सही भी आ चुका है। तो फिर आपको किस चीज का चाहिए? फिर क्या आप क्या नोटिस आ गया? सर उनका 150 उन्होंने 150 154 कह रहे हैं सर, 154 कर दिया। आपने वो डिटेल भेजी थी, वो डिटेल भेजी थी जब ये आया था आपके पास नोटिस कि ये मेरा सेटलमेंट हो चुका है। सर्टिफिकेट 5 भी लगाया था। फिर क्या करा उन्होंने? उनका ये कहना है कि उन्होंने सेक्शन 5 में आपको री असेसमेंट या फिर रिव्यू की पावर नहीं है, और 154 ना रिव्यू है ना फिर ये री असेसमेंट है। तो 154 इज आउटसाइड द एम्बिट ऑफ द सेक्शन 5। अजय जी मेरे से सेपरेट बात कर लेना, मेरे को जरा भेज देना तो मैं एक्चुअल देखूंगा। तो ये बात जच नहीं रही है आपकी तरफ, मैं कर लूंगा आपसे बात, आप कर लेना मेरे से। थैंक यू जी अजय जी। केशव गुप्ता जी पूछिए आप अपना क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन बता से है। हाँ जी इससे मेरा एक पार्टी का डिपार्टमेंट ऑडिट चल रहा है, उसमें जैसे मुझे आईएसी क्रेडिट मिला हुआ है, जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है वो बैंगलोर में बैठा है, जिसने मुझे आईएसी क्रेडिट दिया है। आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही सर। हेलो। हाँ जी हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ नाउ यस सर। मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना वो बैंगलोर में बैठा है, जिसने मुझे जो भी आईएसडी डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब जो डिपार्टमेंट ऑडिट चल रहा है तो उसमें डिपार्टमेंट मांग रहा है कि जो भी इनवॉइसेस पे अगेंस्ट आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको इनपुट दिया है वो आप सारे इनवॉइसेस मंगा के दो हमें। कैन दे आस्क फॉर दिस? Certainly not. Nobody can challenge the claim of credit in the hands of recipient if you are having a proper ISD invoice or debit note. He cannot ask for any other information. सर किस पे मैं उनको बता चुका हूँ 2 बार कि यू आर नॉट लायबल, फिर भी वो लड़ रहे हैं कि नहीं आप लाके दो। लड़ रहे हैं कि उन्होंने थप्पड़ मारा क्या आपको? नहीं सर उनका तो यही क्वेश्चन कह ही रहे हैं ना, वो तो यही कह रहे हैं ना, कागज दो आप भी लिख के दे दो। ठीक है। फिजिकल तो अब्यूज नहीं हो रहा ना। आपने वो कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ, आप बोलो देयर इज ऑलरेडी सेटल्ड लॉ, recipient cannot be asked for to supply the document which has been issued by the supplier except as mandated in the law. You should be in possession of the ISD invoice if that is there, or debit note issued by the ISD. Then you are eligible for the credit. Even that classification cannot be challenged in your hands. Okay sir, thank you. हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन जी संजय सिंगला जी आप पूछिए। सर अभी आपने बताया कि जो एक्सपोर्ट के लिए फ्रेट है उसके लिए रिफंड मिल जाएगा, लेकिन सर उसको प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया मानी जाएगी, उसका क्रेडिट नहीं मिलता। क्रेडिट क्यों नहीं मिलता था? आपने टैक्स जमा कराया है कि प्लेस ऑफ सप्लाई। अभी 12(8) में भी उन्होंने क्लियर किया है। अभी हम एक सर्कुलर की बात कर रहे थे, वहां भी उन्होंने क्लियर किया है कि प्लेस ऑफ सप्लाई अगर बाहर भी है तब भी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लायर मिल जाएगा, बिकॉज देयर इज नो बार अंडर सेक्शन 16 और 17। वो सर्कुलर नंबर 184 है, उसको भी आप पढ़ लें, और उसी बेसिस पे इसका क्रेडिट मिल जाएगा चाहे प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर भी हो तब भी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुदर्शन कुमार महेश्वरी जी, कविता जिंदल जी आप पूछिए अपना। उदय सिंह जी। हेलो। हाँ जी एक करके। हाँ जी कविता जी पूछिए। हाँ जी सर मेरा क्वेश्चन गिरीश आहूजा सर जी से है। सर एक क्लाइंट है कंपनी जिनका टैक्स ऑडिट भी हुआ, उनकी आईटीआर फाइल की गई बट वो आईटीआर उन्होंने डिफेक्टिव कर दी, और रीजन ये आया कि ग्रॉस इनकम जो आपने आईटीआर में फाइल की है वो आपकी 26 ईयर्स के ग्रॉस अमाउंट से कम है।
रिजेक्ट नहीं की है, आपको उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है तो आपको उसका एक्सप्लेनेशन भेजा आपने। सर उसके बाद हमने क्या कि जो टीडीएस का शेड्यूल होता है उसमें हमने ग्रॉस इनकम जो एज पर जो ऑडिटेड केस है उसके हिसाब से ग्रॉस इनकम चेंज करके फाइल कर दी। उसके बाद भी नेक्स्ट में फिर से डिफेक्टिव उन्होंने रिटर्न भेज दी। एक्चुअली क्या हुआ है कि कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं, उनके कस्टमर ऐसे होते हैं जो लास्ट ईयर में हमने इनकम अकाउंट फॉर कर दी थी, बट तब तक उन्होंने जो अमाउंट डिडक्ट किया हुआ था वो ना तो टीडीएस क्लेम समझ में आ रहा था, ना ये था कि उन्होंने अमाउंट किस बेस पे काटा है। लेकिन करंट ईयर उन्होंने टीडीएस जमा करवा दिया, तो टीडीएस फुल क्लेम किया, लेकिन उन्होंने इनकम जो है इस साल में प्रॉब्लम को फिर ये ना आपकी प्रॉब्लम ना, सॉरी सर, ये आपकी प्रॉब्लम ना प्रोसीजर रिलेटेड है। आप कविता जी मेरे को फोन कर लेना, मैं आपको नंबर दे दूंगा दीपेंद्र मोहन जी का, वो सिर्फ प्रोसीजर पे ही देखते हैं, जहां बोलो सरिया जी का, दीपक बोलो सरिया जी का, तो आप उनसे पूछेंगे तो दे विल बेटर एक्सप्लेन कि आप इसको कैसे अपने रिटर्न को सेट करें। ओके सर, ओके। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जी, सुदर्शन महेश्वरी जी। उदय सिंह जी। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा क्वेश्चन अशोक बत्रा सर से है। ये जो हम सप्लाई एपीएमसी को करते हैं, ये एपीएमसी जो होती हैं, इनको अगर हम जैसे ये क्लीनिंग एंड सैनिटेशन सर्विसेज देते हैं तो क्या उस पे हमें जीएसटी लगाना है या वो प्योर सर्विसेज करके वो एग्जाम्प्ट आ जाते हैं? क्योंकि उनका जो एक्ट मैंने पढ़ा था उसमें है कि वो एपीएमसी को लोकल अथॉरिटी कंसीडर करते हैं, बट जो सेक्शन 269 है सीजीएसटी एक्ट का, उसमें तो उन्होंने उसको रखा नहीं हुआ कि ये लोकल अथॉरिटी है या क्या है। आप कौन सी एंट्री में एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हैं? ये प्योर सर्विसेज में। नहीं, प्योर सर्विसेज में विच एंट्री? कहीं ना कहीं एग्जम्पशन नोटिफिकेशन नंबर 12 में होगी ना, जिस एंट्री में आप एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हैं, वो एंट्री पे नंबर बताएं। मेरे हिसाब से तो ये एग्जाम्प्ट होनी चाहिए, बट स्टिल आई वांट टू लुक एट दैट एंट्री टू सेटिस्फाई यू। एक तो सर ये है नोटिफिकेशन 12/2017 में सीरियल नंबर 3 पे, सीरियल नंबर 3 प्योर सर्विसेज टू लोकल अथॉरिटी। यस, यहाँ भी एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो लेकिन सर इसको जो सीजीएसटी एक्ट में उसको तो रखा नहीं हुआ ना इन्होंने। एक्ट का क्या मतलब है? एपीएमसी को एक्ट में कोई इशू नहीं है। एग्जम्पशन नोटिफिकेशन से आती है। एक्ट में उनका सेक्शन है जिसमें पावर मिलती है गवर्नमेंट को। फॉर एग्जांपल सेक्शन 11 और 6 है रिस्पेक्टिव लॉ का, जहां उन्होंने जिसके अंदर ये एग्जम्पशन नोटिफिकेशन इशू की हुई है। इफ यू आर बीइंग कवर्ड अंडर दिस एग्जम्पशन एंट्री, you are not supposed to go to any section of the CGST Act. Okay. Once it is being covered in this entry, it will be exempted because this exemption notification has been issued under section 11 of CGST Act. सर क्वेश्चन अभी बहुत है, मैं अभी पैनलिस्टों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, 1-2 क्वेश्चन, फिर उसके बाद फिर हम अटेंडेंस के 8-10 क्वेश्चन है वो फिर लेंगे। सर टाइम कितने बजे दिया हुआ है सुनील जी? मुझे तो बोला था आपने आधा पौने घंटे में खत्म कर दूंगा। नहीं, आपने अगर जल्दी निकला 10 मिनट के लिए आपके कर लें क्वेश्चन पहले। मेरे क्वेश्चन कर दो भैया, मेरे 10 मिनट के रिलेटेड सर गिरीश जी के तुम्हारा क्या ख्याल है? बत्रा जी खाली बैठे हैं? नहीं 10 मिनट ही बत्रा जी के सर खत्म तो करना है, फिर हमने आगे भी जाना है। मेंटेन करो सर। 10 मिनट में सर अगर कोई पैनलिस्ट का क्वेश्चन है पहले वो पूछ लें सर, एक एक करके बस एक क्वेश्चन पूछ लें सर, फिर उसके बाद 2-3 क्वेश्चन पैनलिस्ट के, फिर हम अटेंडेंस में से ले लेंगे। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार जी अतुल जी। हाँ जी सर, मेरे इसके अंदर जो प्रोसीजरल जो बात कर रहे हैं इसके अंदर एक सजेशन डिपार्टमेंट के पास जानी चाहिए कि ये सीपीसी जो है वो ऊल जलू तरीके से क्वेश्चन दे, तो पता नहीं आपने जैसा आपने कहा कि कंप्यूटर में जो फीड कर दिया उसके हिसाब से असेसमेंट कर देता है, बट उसके बाद वो 154 की विंडो ही नहीं खोलते। तो पहला पॉइंट ये जो प्रोसीजरल मैटर है ना सर, पहला तो पॉइंट ये बताइए, अब 80G में क्या कंप्लेंट आ रही है? जब आपके पास फॉर्म भर गया और उसका डिडक्शन 26 CS में आ गया तो फिर क्या दिक्कत? पुरानी बातें छोड़ दीजिए, आगे की बातें करें। सर उसके अंदर 2-3 इशू ये आते हैं, जैसे उन्होंने इशू है ना, क्योंकि ये तो फ्यूचर में तो अब तो फॉर्म भरा अटेंड जो भी आपने, और वो उसके ऊपर वो 26 CS में डाउनलोड हो गया कि आपने इतना डोनेशन दिया है, अगर है तो आपको डिडक्शन मिलनी है, नहीं तो मिलनी नहीं है। सर वो इशू नहीं है। इशू ये है कि जैसे एक आदमी ने एक ड्यूटी, जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक है,
उसने अदर इनकम में डाल के उसको प्रॉफिट लॉस में अदर इनकम के टोटल में ले लिया है। हमने ऑडिट रिपोर्ट में लिख के दिया कि ये उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, मगर हम इसको बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड टू बी डिक्लेयर्ड वी आर डिक्लेयरिंग इट, वो उन्होंने वो भी एडिशन करके भेज दिया। सर ऐसा है, डिक्लेरेशन जो होती है ये मशीन बेस्ड है, ये जो भी 143(1) है, जो हमने फीड किया कंप्यूटर में वही तो आएगा, उसके बगैर दूसरी चीज आ नहीं सकती। अब हम कितनी आपकी इमेजिनेशन को फीड कर रहे हैं, क्योंकि हर आदमी अपने हिसाब से इमेजिनेशन करता है कि इसको ये कर लो, इसको कर लो। ह्यूमन बीइंग तो टच कर नहीं रहा उसको 143(1) में। तो इसलिए ये प्रॉब्लम हमें आपको अकॉर्डिंग टू दी मशीन चलना पड़ेगा कि भी उनके यहाँ क्या सिस्टम है कि ये आप कर लो, वो अपने आप नहीं करेंगे। फिर तो 143(1) में आपको कोई रेक्टिफिकेशन डालें, कई बार वो एक्सेप्ट होती है और मोस्टली वो एक्सेप्ट नहीं करते, उसके बाद वो चलती रहती है। इसलिए मैं आपको सर 154 का विंडो ही ओपन नहीं होता। 15 सर क्वेश्चन अतुल जी मेरा बेटर है कि क्वेश्चन पूछ लें, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है, क्योंकि सजेशन के रिलेटेड हम छोड़ दें, क्योंकि ये तो डिपार्टमेंट ने देखनी है सर। अच्छा सर, जैसे ये आप कह रहे थे कि न्यू रिजीम ही दे आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस, ओल्ड रिजीम खत्म कर देंगे, तो उसके अंदर जो मैंने कब कहा करने के विचार देखो मरवाएंगे ये एक्सपेक्टेशन है सर। नहीं, आपने कहा कि ये मूव चल रही है, पॉसिबिलिटी है सर, पॉसिबिलिटी। तो इसके लिए जिन लोगों ने पुरानी इन्वेस्टमेंट कर रखी हैं, जिनकी कमिट 10 से 15 साल की है, वो तो ग्रैंडफादरिंग होती है, वो तो माफ होती है, उसकी छोड़ दीजिए। ठीक है, देन इट्स ओके, देन इट्स ओके। हाँ जी सर, और किसी पैनलिस्ट का क्वेश्चन है तो सर पूछें, तो फिर मैं अटेंडेंस में जाऊंगा, तो फिर उनके क्वेश्चन लेने के बाद फिर हम कंक्लूड करेंगे 10-12 मिनट में। तो सर नेक्स्ट गुरु नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी, श्रीकांत जी। गुरु जी एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि इंटरनेशनल टैक्स में ना हमें कई केस, एक केस में मुझे उसको बोला गया कि रिफंड आ रहा है। अग्रवाल जी, ऋषभ अग्रवाल जी एक्सपर्ट है। नीलकांत जी, आप मेरे को रिक्वेस्ट है आपसे कि 10 मिनट होल्ड कर लें, ऋषभ जी को 10 मिनट बाद जोड़ेंगे, पहले गुरु जी को फ्री कर दें। नहीं मैटर इंटरनेशनल टैक्स का नहीं है। ऋषभ जी से पूछो, कोई इंटरनेशनल टैक्स का एक्सपर्ट है। सर नहीं, it does not relate to international tax, but it relates to procedural matter. सर वहां पे मैट का क्रेडिट नहीं दे रहे और फंड गलत आ रहे हैं। अब वो हो क्या रहा है कि क्रेडिट आ जाता है बैंक में, पता चलता है बाद में, और उसके साथ हम जब उसको जमा कराने के लिए पूछा करो जो लॉ है, मैं आपको सही सही बताऊं। सर मेरी बेनती है, मेरी अपनी रिटर्न कोई और भरता है। सर सुनो तो सही। जब वो डिमांड निकाली ना, दोबारा हमने बताया उनको भी आपका रिफंड गलत आ गया, वो 234D का इंटरेस्ट लगा रही है जी। यू नो द एसएससी इज नॉट एट फॉल्ट। मेरी एक चीज बताऊं, हमारी गलतियां हम करते नहीं है। मेरे यहाँ ऑफिस से मेरी रिटर्न भरी, उसपे उनकी अपनी कोई गलती रह गई, वो ब्रॉड फॉरवर्ड वाली और क्रेडिट फॉरवर्ड करना। मैंने जिसको कहा कि यार ये अमेंड कर दे, उसने उससे और ज्यादा गलती कर दी, पिछला केस भी खुलवा दिया मेरा। ये हर एक्सपर्ट हमें बता रहा हूँ, वो पिछला केस भी खुल गया। अब 2 अमेंडमेंट डाल के उसने भी 154 किया है। मेरे से समझ में नहीं आया कि हम लोगों को नहीं पता कैसे करना है। नीलकांत जी आप इसमें सीपी ग्राम डालिए, पीएमओ को ट्वीट कीजिए, पीएमओ को लिखिए, फिर भी कुछ ना हो तो फिर दोबारा लिखिए, फिर अश्विनी जिंदल जी को कांटेक्ट करिए, वो पीएमओ को डालेंगे। हाँ जी, अटेंडेंस में से सर सुदर्शन कुमार जी का क्वेश्चन था, हैंड रेज। सुदर्शन कुमार जी, पंकज खनेजा जी, आशुतोष जी, कह रहा हूँ सब मेरे को फोन कर लेते हैं, उनको कहिए जब जरूरत हो मेरे को फोन कर लें। अगर मैंने नहीं उठाया तो मैसेज दे दें, मैं कॉल बैक करता हूँ। सर मैंने ना सबको अनम्यूट कर दिया। आप जल्दी से जल्दी 2-3 क्वेश्चन पूछ लें, फिर आपका पार्ट कंक्लूड करेंगे। इनकम टैक्स से रिलेटेड जिनको भी अनम्यूट किया है वो काइंडली क्वेश्चन पूछ लें। तो लॉ का पॉइंट पूछिए, प्रोसीजर का ज्यादा मत पूछिए मेरे से। नमस्कार सर, पुनीत गोयल बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ बोलो जी पुनीत जी। देखो कहते ना वाया मीडिया, वाया बठिंडा आए हैं मेरे पास। सर एक केस था, आईटीआर फाइल करी थी उसकी और 2 कंपनियों ने टीडीएस काटा था। 143 पूछ रहे हैं, प्लीज प्रोसीजर मत पूछिए मेरे से। सर इसमें आगे फिर लो आ जाएगा सर। हाँ बोलो। 143(1) में इन्होंने क्या करा, एक कंपनी का टीडीएस अलाउ कर दिया, दूसरे का डिसअलाउ, तो हमने इसे रेक्टिफिकेशन में डाल दिया। अब रेक्टिफिकेशन ऑर्डर में भी उन्होंने एक कंपनी का टीडीएस अलाउ ही नहीं कराए, तो अब क्या हमें अपील में जाना पड़ेगा उसके अगेंस्ट? नहीं गई होगी तो क्या करे, उसकी क्वार्टरली नहीं आई होगी रिटर्न, क्या पता क्या स्टेटमेंट ने दी नहीं दी, हाउ विल दे वेरीफाई? 26 में दिखाई दे रहा है एक की रिटर्न में है, उसके ऊपर नहीं होगा, 26 में नहीं आ रहा।
सर नहीं 26 आ रहा है तो फिर जे आप ना, मैं आपको बताऊं, पढ़ी जी बात करना मेरे से, मैं आपको नंबर दूंगा दीपेंद्र मोहन जी का, उनसे बात करना। जी सर। ठीक है, और एक सर मेरी प्रोसीजरल मैटर, प्रोसीजरल। हाँ जी, केशव गुप्ता जी, केशव गुप्ता जी का हो चुका है क्वेश्चन। सब प्रोसीजरल है, केसेस और कोई नहीं है सर। हाँ, सुदर्शन देखिए मैं आपको कुमार जी, नोटिस किया अश्विनी जी, आजकल जो प्रॉब्लम है जीएसटी में है, इनका तो बहुत आसान हो गया। और नहीं हुआ सर, फिर पुराना लो आ रहा है, नहीं और सर, दिक्कत हो रहा है। वो मैं कह रहा हूँ 50 साल से इनकम टैक्स कर रहे हैं, इसलिए हमें आसान लगता है। ये 5.5 साल वाले जो है ना, ये परेशान कर रहे हैं हमें जीएसटी में। सीधी सीधी बात तो ये है, रोजाना नोटिफिकेशन निकाल के जीएसटी में चेंजेस आ जाती है, रोजाना जीएसटी काउंसिल कुछ करता है फिर चेंजेस आ जाती है। करे तो आदमी क्या करे? इनकम टैक्स एक सेटल्ड हो गया है ये। चलो जो है ना, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ये- एक लेना है अटेंडी से, एक लेना है अपने पैनलिस्ट से, उसके बाद आपकी ब्लेसिंग, देन फिर आपका क्लोज सर। तो कोई है क्वेश्चन जी अटेंडी से तो पूछ लें। लास्ट मेरे क्वेश्चन क्वेश्चन बत्रा जी से है सर, रिगार्डिंग इन्वर्टेड ड्यूटी रिफंड। बत्रा जी का रुक जाओ एक मिनट, गिरीश जी को जल्दी है, वो कहीं दोनों ट्रेनें ना छूट जाए उस चक्कर में। अटेंडीज में से है जी क्वेश्चन कोई? मेरे ख्याल में गिरीश जी के रिलेटेड नहीं है, तो पैनलिस्ट में से है जी कोई? तो पैनलिस्ट में से पूछ लें। और सारे पैनलिस्ट जानते हैं, सारे फोन करके पूछ लेते हैं, क्यों चलो जबरदस्त? तो सर फिर आपकी ब्लेसिंग से नया साल हम होप करते हैं वो चीजें हैं जो प्रोफेशन के लिए बेनिफिशियली हो, प्रोफेशनल को डैमेजिंग ना हो। क्योंकि होता क्या है कि प्रोफेशनल ना, सर कोई प्रोफेशनल ये नहीं चाहता भी जो गलत एम्प्लॉई है उसके सर्वे ना हो, लेकिन जो अश्योरेंस से ये आर्म ट्विस्टिंग करके सिलेंडर ले जाते हैं, उसके बाद 87 का डंडा दिखाते हैं ना, वो चीजें बंद होनी चाहिए। आप ये जरूर रिक्वेस्ट करें कि 115 बीबी की प्रोविजन हटाएं, फिर सर्वे लेके आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर हम बहुत कोशिश कर रहे हैं 115 बीबी के लिए, लेकिन अब किसी को वो मिल गया ना तो वो उसको सोचते हैं इस वजह से ये डंडा रहेगा सिर पे तो लोग ठीक हो जाएंगे, लेकिन ठीक नहीं होंगे, लिटिगेशन नहीं आएगी। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, आप चिंता नहीं कीजिए, बहुत कोशिश हो रही है इस 115 बीबी को चेंज कराने की, लेकिन किससे कहूं ये तो बता दो सर। अब आपको सब जानते हैं, अब आपको हमारा नीचे वाले का पावर नहीं है, ऊपर वाले का। सर नीचे से ही चीजें चलती हैं, ये सर्वे जो आया नीचे से आया, ऊपर से थोड़ी आया है। उन्होंने कहा है कि डालो जी डालो। चलो ठीक है, साइन हर साइन ऊपर से होते हैं, ऐसे कुछ नहीं होता है, मैं आपको बता दूं। चलिए फिर भी मैं कोशिश करूंगा, 115 बीबी के पीछे लगा हुआ हूं मैं, डेफिनेटली लगा हुआ हूं, और ये भी लगा हुआ हूं कि ओल्ड रिजीम को खत्म ना किया जाए। लेकिन क्योंकि जब आप ऑप्शन है तो फिर आपको क्या तकलीफ है, दे लेना हमें, वो भी कोशिश कर रहा हूं। और ये सर्वे वाला जो सोच रहे हैं कि वो अंडू हो जाएगा, अब मुश्किल है, अभी तो आया ही है वो, और वो डिपार्टमेंट का अपना डिसीजन है, नथिंग टू डू विद द लॉ। वो तो ऑलरेडी पावर थी, उस पावर में सीबीडीटी ने वो निकाल दिया है, एक ऑर्डर, डिपार्टमेंटल ऑर्डर है, कोई नोटिफिकेशन या सर्कुलर थोड़ी है, ये तो चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ उसके बारे में आपने जो कहा कि सर्वे की पावर उनको है, पावर तो उनको पहले से थी, लेकिन ऊपर उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर रखा था कि इनकम टैक्स अथॉरिटी कौन करेगी सर्वे, वो उन्होंने अब बता दिया कि वो वाले भी कर सकते हैं, बस इतना है। पावर तो ऑलरेडी ली हुई है डिपार्टमेंट ने, वहां से ऊपर से सेक्शन 133A में पावर है, ये मैं पहले बता दूं। थैंक यू वेरी मच सर। ऋषभ जी सर थैंक यू। मतलब सबको भगवान की मैं प्रार्थना करता हूँ, सबको एक अच्छी सेहत, अच्छी आपको आगे 23 ब्राइट हो, प्रॉस्परस हो, और सीए वालों को काम मिलता रहे, और भगवान से यही प्रार्थना है कि हार्ड वर्क करते रहें, और हार्ड वर्क ही रहेगा। अब कोई वो वाला काम नहीं है, तो जितना हार्ड वर्क करेंगे, और शॉर्टकट कोई सक्सेस के लिए है ही नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी सर। अब तो वो नहीं कह सकते सर देख लो ना, अब सर ने नहीं देखना, अब आपने ही मेहनत करके दिखाना है कि क्या हुआ है। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। हमारी भी प्रभु से प्रार्थना है कि आपका साया हम पे बना रहे और आपसे हमको खूब ज्ञान प्राप्त होता है। थैंक यू सर। बत्रा जी से माफी मांगूंगा कि मैं सुनना चाहता था लेकिन देर हो गया, तो इसलिए कहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सर अगर कोई क्वेश्चन है आपसे, 5 क्वेश्चन और लेंगे बत्रा जी के रिलेटेड, देन वी विल क्लोज। सर मेरा एक ही क्वेश्चन है सर, इन्वर्टेड ड्यूटी से रिलेटेड टेक्सटाइल के केस में। सर एसएससी एक रिफंड पहले ले चुका है 2018 या 19 में, आफ्टर रिवर्सल ओनली। आज की डेट में सर रिफंड वाज केप्ट ऑन होल्ड बाय द डिपार्टमेंट सेइंग दैट you need to get the reversal audited by us
हम पहले उसको चेकिंग करेंगे कि आपने रिवर्सल कैसे किया, एडजस्टेड टर्नओवर कैसे निकाला, सब कुछ कैसे किया, उसकी कैलकुलेशन हमें दीजिए और हमें वो रिटर्न का भी सेगमेंट बताइए कि किसमें आपने वो रिवर्सल डेबिट की, हम फिर उसका रिफंड अलाउ करेंगे। सर क्या सर म्यूट है सर आपका? आपने रिफंड की एप्लीकेशन डाली है? जी सर, आपसे इन्वर्टेड। बोलो ये सारे क्वेश्चन आप हमें राइटिंग में दे दीजिए, then you file a reply under which provision of law you are asking for all these details. उन्होंने And then सर let it- डीएम में लिखा है, डीएम में ये डाल के लिख दिया, तो उसको सर उसी में रिवर्ट करें, उसको हाँ जी, हाँ जी, चैलेंज कर दें। हाँ जी। ठीक है सर। नमस्कार सर, एक न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आपने बताया कि सर जैसे कि उनका पैन से फोन नंबर और ईमेल आईडी उठाएंगे, तो वो उनके जो प्रोफाइल में रजिस्टर्ड है ईमेल आईडी वो होगी या वो आधार से लिंक वाली होगी सर? कोई मोबाइल पैन में जो लिखी हुई है वही लेंगे सर, जो इनकम टैक्स प्रोफाइल में होगी? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन अटेंडीज में से है तो काइंडली पूछें। हाँ जी, मीनू शर्मा जी। हेलो। हाँ जी। नमस्ते सर, बच्चा सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि हम मेरा जैसे बैंक में हूँ मैं, तो वहाँ पे हमारे जैसे एक क्लाइंट एंड कस्टमर वो ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उनका जीएसटी पोर्टल में क्रेडिट नहीं मिला, हर मंथ मिलता है बट लास्ट 2 मंथ से उनका मिल नहीं रहा, तो व्हाट इज द रीजन, हाउ कैन वी गाइड देम सर? इट इज रिलेटेड टू द बैंक जीएसटी सर। मुझे नहीं समझ में आया आपने क्या कहा है। अगर बैंकिंग में है या किसी भी फील्ड में है, अगर आपका क्रेडिट 2B में नहीं आ रहा तो 1 जनवरी 2022 के बाद तो उन्होंने कह दिया कि इन केस इट इज नॉट अपीयरिंग वी विल नॉट अलाउ, सो यू हैव टू फॉलो विद योर सप्लायर and ask him to correct the GSTR 1 so that credit come to your 2B. Okay, means bank need not have to do anything. No, certainly bank has nothing to do with it. It is only the supplier and the recipient. So in case you are talking about the credit of bank, for example, you are charging GST on certain charges. So in your case, there is already an exemption available. You are not supposed to give that detail in the invoice, etc. So he can claim that credit on the basis of the statement. But in case the credit belongs to any other supplier, then that supplier need to correct his GSTR. Okay sir, okay sir. Thank you sir, thank you. और किसी का क्वेश्चन है जी? देन किसी का क्वेश्चन है तो सर अभिषेक। हाँ जी अभिषेक जी। हाय बत्रा सर। सर आई हैव अ स्मॉल क्वेश्चन। एक क्लाइंट है सर, वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स थ्रू कोरियर करता है, सो देयर ऑल शिपमेंट्स इज गोइंग थ्रू डीएचएल, ठीक है। और सर डीएचएल के केस में डीएचएल शिपिंग बिल जो फाइल करती है वो मैनुअली करती है, ठीक है। सो फ्यू ऑफ द शिपिंग बिल इज रिफ्लेक्टिंग इन आइसगेट पोर्टल, कपल ऑफ देम इज नॉट रिफ्लेक्टिंग, बट those reflecting in iSgate portal wherein client have done the payment with IGST, I mean export with payment of IGST, ठीक है, वो भी सर ऑटोमेटेड रिफंड नहीं आ रहा है, तो उसका केस में सर क्या हम लोगों को मैनुअल प्रोसीजर रिफंड एप्लीकेशन का फाइल करना पड़ेगा? ऑब्वियसली जब DHCL के शिपिंग बिल वहां अपीयर नहीं हो रहे हैं, तो आइसगेट में जब तक शिपिंग बिल नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली रिफंड तो नहीं आएगा, अदरवाइज यू हैव टू फाइल इट थ्रू RFD। सर 70% ऑफ द केसेस रिफ्लेक्ट हो रहा है, उस केस में भी है ना आइसगेट के कस्टमर केयर बोलती क्योंकि आपका मैनुअल शिपिंग बिल फाइल हुआ है कुरियर कंपनी के थ्रू, सो यू नीड टू टॉक विद द कस्टम ऑफिसर, वी विल नॉट प्रोसेस योर IGST रिफंड। तो देखिए ये प्रोसीजरल पार्ट है, आप DHCL तो इतनी बड़ी कंपनी है तो यू कैन टॉक टू देम, दीज आर द प्रॉब्लम्स व्हिच यू आर फेसिंग, सो दे शुड नॉट फाइल दिस मैनुअली, लेट देम रिपोर्ट थ्रू द पोर्टल इटसेल्फ। इस पर लॉ तो कोई इन्वॉल्व नहीं है, ये तो प्रोसीजर है व्हिच हैज टू बी फॉलोड बाय द DHCL, सो यू कैन परसुएड हिम टू डू दैट। हाँ जी, उसके बाद अगर पुनीत गोयल जी आपका क्वेश्चन है जीएसटी रिलेटेड पूछिए जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हमारे केस में क्या हुआ है, हमने मर्चेंट एक्सपोर्टर को माल भेजा था और जो शिपिंग बिल फाइल हुआ है उसके अंदर GST नंबर ऑफ सप्लायर और टैक्स इनवॉइस नंबर मेंशन नहीं किया गया है, तो इस केस में क्या नोटिफिकेशन 41 का कंसेशनल रेट का बेनिफिट हमें मिल जाएगा? कंसेशनल रेट के बेनिफिट का एक्सपोर्ट से क्या मतलब है सर? उसकी एक कंडीशन है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हैज बीन डिफाइंड in section 2 of IGST Act, taking a goods from India to a place outside India.
So you have to prove through your evidence, documentary evidence. If you are able to prove it, you'll get the benefit. सर नोटिफिकेशन 41 की रिक्वायरमेंट ये है, जो शिपिंग बिल है अगर आपने कंसेशनल रेट पे यानी 0.1% पे माल खरीदा है तो शिपिंग बिल के अंदर जो सप्लायर है जिसने माल सप्लाई करा है कंसेशनल रेट पे उसका जीएसटी नंबर टैक्स इनवॉइस मेंशन करना कंपलसरी है, जो कि नहीं हो पाया रह गया है। प्रोसीजर है ना सर, उसमें आप क्या करेंगे? आप ultimately you have to tell to the department that we have made a sale, we are satisfying the condition, there is only a procedural lapse on our part, so we are revising the invoice in which we are removing this deficiency, kindly give us the benefit। और तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो सर इसमें कोई केस लो है हमारे फेवर में जिसे हम कोट कर सकते हैं? बहुत सारी जजमेंट्स हैं जो ये कहती हैं कि सब्सटेंटिव बेनिफिट कैन नॉट बी डिनाइड फॉर द वांट ऑफ प्रोसीजरल डिफिशिएंसीज। बहुत सारी जजमेंट है, एक नहीं बहुत सारी हैं। आप मुझे मेल लिखिएगा, मैं आपको लॉट ऑफ जजमेंट्स आई विल गिव। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी, सुनील शर्मा जी लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे सर, फिर देन वी विल कंक्लूड। ठीक है सर। गुड आफ्टरनून बत्रा सर। गुड आफ्टरनून। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है। एक क्लाइंट है जो बल्क एसएमएस परचेज करता है, जैसे स्पाइस वगैरह सेल करते हैं, तो उन्होंने वो एक्सपोर्ट किया है। तो एक्सपोर्ट का हमने एक शिपमेंट में तो उन्होंने रिफंड दे दिया डिपार्टमेंट ने, लेकिन दूसरी शिपमेंट में रिजेक्ट कर दिया कि ये इंटरमीडिएटरी सर्विसेज हैं। आप उसकी अपील में जाएंगे, नेचुरली वंस द रिफंड हैज बीन रिजेक्टेड एंड यू विल टेक अ स्टैंड, द डिपार्टमेंट इज चेंजिंग इट्स स्टैंड, whereas in the earlier period it has been allowed to us, and now there is no option. Once the refund has been rejected, you have to file an appeal. ओके, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर एवरीवन कि आप हमारे साथ ज्वाइन हुए इस प्रोग्राम में। आगे के प्रोग्राम भी हम आपको जैसे जैसे शेड्यूल होंगे बताते रहेंगे। मैं गुरुजी का इन एब्सेंशिया धन्यवादी हूं कि उन्होंने अपना इतना कीमती समय, हम तो ये कहेंगे कि फर्स्ट डे को ही निकाला, क्योंकि कल तो संडे था, और अशोक बत्रा जी का जिन्होंने इतना टाइम हमें दिया। हालांकि अशोक बत्रा सर बिजी थे, फिर भी हमने रिक्वेस्ट की और इन्होंने पूरा टाइम हमें दिया। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऋषभ अग्रवाल जी से, जो हमारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं, इनका हमने डिफरेंट टॉपिक आने वाले साल में मैंने इनको कहा है कि हमारे मेंबर्स को गाइड कीजिए कि कैसे, अगर हमने डीटीए का बेनिफिट लेना है, डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग, इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग, अगर कोई एनआरआई इंडिया में प्रॉपर्टी बेचता है तो पैसे बाहर कैसे लेके जाने हैं, इनकम टैक्स की क्या प्रोविजंस हैं, इंडिया में बैठा बंदा कैसे करना है, तो वो सारी चीजों पे डिफरेंट टॉपिक आने वाले टाइम में हम इनके साथ लेके आएंगे। कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऋषभ जी से कि वो वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करें आज के हमारे बोथ द स्पीकर्स एज वेल एज हमारे गेस्ट अपीयरेंस स्पीकर सिद्धांत पाठक जी, जिन्होंने भी हमारे एक क्वेश्चन का रिप्लाई दिया था। थैंक यू वेरी मच ऋषभ जी। Thank you, Ashwani sir. So first of all, I like to thank Ashok Batra sir for giving out his time and all the information and knowledge that he has always been showering on us. And actually, आज ही professionally जो 2023 सबका आज start हुआ है. So it was an amazing experience to listen to our experts, Ahuja sir in absentia and Batra sir who's present here with us on the screen, to share their knowledge and to ignite the discussion. And special thanks to Siddhant Pathak sir to intervene on the aspect where his expertise was required. Also to the attendees and the other panelists who joined with us and made this discussion very engaging and which brought out issues which might help all the professionals in our fraternity at large and not just an individual case. And I as Ashwani sir rightly mentioned, that we'll bring the series on international tax really soon. We'll keep it in form of short webinars, maybe half an hour or 1 hour, just to keep it very fiery and engaging, so that we can give out the cream of the knowledge and in a very short period of time. And I think it will be good for all the other professionals who can attend to this. And so finally, I'd like to thank everyone present here on the first day of this year. We can ignore the Sunday. So thank you very much. Thank you, Batra sir. Thank you, Ashwani sir. थैंक यू ऋषभ जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा गौरव गुप्ता जी को कि फाइनली 2 वर्ड्स कहें, क्योंकि इन्होंने भी बड़ी मेहनत की है इस प्रोग्राम को हमारे को आगे सर्कुलेट करने के लिए। इनकी बात के मेंबर्स भी अपने सर से जुड़े हैं हमारे साथ।
थैंक यू सो मच सर। हमेशा ही बत्रा जी हमेशा ही जिस भी पॉइंट पे इंसिस्ट करते हैं वो अल्टीमेटली एक हमारा आर्मरी के रूप में सर हमें मिल जाता है वो डिपेंड करने के लिए डिपार्टमेंट में। और गिरीश जी को भी थैंक्स, कल भी इनका सेशन बहुत अच्छा रहा विद द स्टार्ट ऑफ द न्यू ईयर। और आज भी सर जो जितने भी मेंबर्स जुड़े हैं हमारे पास 223 मेंबर्स वर ऑन द Zoom at the time, and near to 100 people were on the YouTube listening all the time. With the start of the new year, with such a showering blessings from both the tax gurus, I would like to thank both of them in equal manner. और जिन लोगों ने भी हमें ज्वाइन किया और कंटिन्यू स्ट्रेच पे रहे, थैंक्स टू एवरीवन फॉर बीइंग विद अस एंड बीइंग thanks to this platform also, Voice of CA and CS Station Amritsar and Jalandhar also for being part of us. Thank you so much, sir, for being with us. Thank you. Thank you very much. Thank you.